एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी का हमारा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। मीन, मोड, मीडियन का, ज्योमेट्रिक का मीन और हार्मोनिक मीन, इन सबको डिस्कस किया था। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस की थी। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस मैंने आपको डिस्कस किया था। साथ में इनके फॉर्मूले भी करवाए, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाए। एटलीस्ट हमारी 5 to 6 वीडियोस बनी हैं, जो कि 3 हमारी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर है और 3 हमारी थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इन सभी वीडियोस को देख लेना, ठीक है। आज हम हमारा सेंट्रल मेजर ऑफ डिस्पर्जन को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, हम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। दोनों को हम साथ लेकर चलेंगे। पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। मेजर का मतलब समझ पा रहे हो, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर किया जा रहा है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या था, इन सभी टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया, 1 by 1 डिस्कस किया, राइट। अब डिस्पर्जन का मतलब क्या है, यहाँ पर डिस्पर्जन का मतलब को समझेंगे। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने क्या पढ़ा कि गिवन डाटा के अंदर से हमें क्या निकालना है, एक सेंटर पॉइंट निकालना है जो कि पूरे डाटा को क्या करे, एक्सप्लेन करे, पूरे डाटा को क्या करे, शो ऑफ करे, है ना। तो हमने क्या किया था, एक सिंगल वैल्यूम निकाली थी जिसकी हेल्प से पूरे डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स नोन एज अ सेंट्रल टेंडेंसी। इज इट क्लियर। सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज के नाम से भी जानते थे, राइट। इसे ही हम क्या कहते थे, मीन कहते थे, ठीक है। इनके अंदर हमारे पास हमने 5 मेथड पढ़े, क्योंकि इसके अंदर 2 टाइप्स थी। एक तो हमारी अर्थमेटिक थी और एक हमारी पोजिशनल थी। अर्थमेटिक के अंदर हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे। मीन पढ़ा था हमने, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन पढ़ा था और हार्मोनिक मीन पढ़ा था। याद है सभी को, जो हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको समझाया था अच्छे से कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, इनके एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया था, है ना। और पोजिशनल एवरेज के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मीडियन पढ़ा था और हमने मोड पढ़ा था। इज इट क्लियर। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या है, ये आपके सेंट्रल टेंडेंसी के बाद क्यों आया, क्योंकि बहुत सी ऐसी कमियां रही होंगी हमारे सेंट्रल टेंडेंसी वाले कंसेप्ट के अंदर। मीन, मोड, मीडियन को कैलकुलेट करते टाइम ऐसे बहुत सी ड्रॉबैक्स आए होंगे, शॉर्ट कमिंग आई होगी, जिसके कारण हमारा डिस्पर्जन का कंसेप्ट आया। क्यों, क्योंकि जब हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, हम केवल सेंटर पॉइंट निकालते हैं। हम ये नहीं बताते कि यहाँ पे अगर कोई डाटा है, मान लीजिए हमारी जो सेंटर पॉइंट आया 20 है, यहाँ पे मान लीजिए डाटा आपका 38 है, किसी का यहाँ पे 29 है, यहाँ पे है 31 है, यहाँ पे 54 है। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इनके बीच में जो गैप है, एग्जैक्ट गैप नहीं शो ऑफ किया जाता है। इस एग्जैक्ट गैप को निकालने के लिए आपको मेथड दिए गए हैं इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 5 के अंदर। और इस गैप को मेजर करना, इस गैप का पता लगाना, उसके हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। इज इट क्लियर। एग्जाम्पल के साथ करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक अच्छा सा एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक से ही रिलेट करता है। एक सेकेंड, यहाँ पर लिखा हुआ था ये एग्जाम्पल, एक सेकेंड, ये वाला एग्जाम्पल। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो सीरीज़ ए है, सीरीज़ ए में आपको दिया हुआ है डाटा, सीरीज़ बी में आपको डाटा दिया हुआ है। इसको हम एक बार लिख लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या समझाना चाह रही हूँ मैं आपको। देखो, एग्जाम्पल है क्या कि एक सीरीज़ ए है, एक बी है और एक सी है। तीनों सीरीज़ का एग्जाम्पल लेंगे, जिसके अंदर एक में 20 डाटा दिया हुआ है, 20 करके, ठीक है। एक में दिया हुआ है आपको 15, 17, 20 एंड 23 एंड 25। एक में दिया हुआ डाटा 3, 10, 15, 32 एंड 40। इज इट क्लियर। इन तीनों डाटा को दिया हुआ है। अब अगर मैं ये कहूँ कि आप इसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालो, क्या निकालो, सेंट्रल टेंडेंसी निकालो, तो आप इसलिए निकाल सकते हैं, मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, राइट, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही बताया था, राइट। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, जो आइटम्स दी हुई है इनका सबको क्या करना है, टोटल करना है। अगर मैं इन सबका टोटल करूँ तो मेरे पास क्या आएगा,
100 आएगा। इज इट क्लियर? तो सेंट्रल टेंडेंसी कैसे नंबर ऑफ आइटम कितनी है 1 2 3 4 5। तो अगर मैं इनके निकालूँ 100/5 इज इक्वल टू 20, तो मेरा जो सेंटर का पॉइंट क्या नज़र आ रहा है आपको 20 नज़र आ रहा है। क्या आपको इनके सबके बीच में जो डिफरेंस है उस सबका सेम नज़र आ रहा है? क्या आप मुझे आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का? यस ऑफ कोर्स दे सकते हैं। आप कहेंगे कि मैम इसके बीच में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, ज़ीरो डिफरेंस है। मैम इसके बीच में डिफरेंस है बट कम डिफरेंस है, ठीक है। मैम इसके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हमें ये डिफरेंस कहाँ से देखना है? हमें ये डिफरेंस सेंटर पॉइंट से देखना है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। जो हम डिफरेंस देख रहे हैं, जो हम वेरिएशंस देख रहे हैं, वेरिएशंस भी कहते हैं, हम इसको हम गैप भी कहते हैं, डेविएशंस भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, ठीक है। तीनों नामों को आप अच्छे से याद रखना। कोई भी लैंग्वेज से आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है आपके +1 क्लास के अंदर भी आता है, +2 क्लास के अंदर भी आता है, ग्रेजुएशन में भी आता है और मास्टर्स डिग्री के अंदर भी आता है। तो हर एक जगह अलग अलग लिखा जा सकता है। तो मैं आपको तीनों कंसेप्ट बता रही हूँ। तो अगर आपका वेरिएशन सेंटर पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर है, दैट मीन्स ज़्यादा गैप है, मोर गैप मोर है, तो नॉर्मल सी बात है कंसिस्टेंसी नहीं है उसके अंदर। ये कंसेप्ट क्यों बता रही हूँ कंसिस्टेंसी का? क्यों? जैसे कि हम कहते हैं ना कि पढ़ाई के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ हमें पढ़ना चाहिए। अगर आज आप 1 घंटा पढ़े हैं तो कल आपको इस कंसिस्टेंसी को बढ़ाना चाहिए, है ना। डेली के कम से कम मेरे हिसाब से 12 आवर्स आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 12 आवर्स डेली के पढ़ेंगे तो क्या नाम आपकी कंसिस्टेंसी कंटिन्यूस लेवल पर चलती रहेगी। तो क्या इनके बीच में कोई गैप नज़र आ रहा है? नो। तो कहने का मतलब जो आपके डेविएशंस, गैप, वेरिएशंस है, और सेकंड कंसेप्ट क्या है कंसिस्टेंसी, इनके बीच में आपका नेगेटिव रिलेशन है। क्यों? अगर आपका गैप कम है, बिल्कुल भी नहीं है, तो दैट मीन्स आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर देखो, अब इसका भी सेंटर पॉइंट क्या है 20 आया। अभी आप देखिए कि 20 के आसपास 15 भी आता है, 17 भी आता है, 20 भी आता है, 23 भी आता है, 25 भी आता है। मीन्स कि जो सेंटर पॉइंट के ये क्या है आसपास है ये, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनके बीच में लेस गैप है, लेस वेरिएशन है, ठीक है। लेस वेरिएशन है तो इसके अंदर भी कह सकते हैं कि हाँ कंसिस्टेंसी है इसके अंदर, राइट। बट यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है एज कम्पेयर टू, अगर मैं कंपेयर करूँ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ। यहाँ पर देखो 3 है, सेंट्रल टेंडेंसी कितनी आई है आपकी 20 आई है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है। तो गैप कितना नज़र आ रहा है? बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर आपका गैप ज़्यादा है तो नॉर्मल सी बात है कंसिस्टेंसी आपकी लो है। इज इट क्लियर? तो ये कंसेप्ट आपको, सबसे पहला कंसेप्ट क्या था कि डेविएशन का मतलब क्या होता है कि आपके गिवन डाटा के बीच में डिफरेंस देखा जा रहा है कि कितना गैप है फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से आपके बाकी के डाटा कितने दूर है उनका पता लगाना, एग्जैक्ट पता लगाना हम डिस्पर्जन के अंदर सीखेंगे। वो भी आपके 3 से 4 मेथड्स दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये समझ में आया, इसको हम काफ़ी सारे नामों से जानते हैं। दूसरा पॉइंट, इसकी कंसिस्टेंसी के साथ हम कंपेयर करते हैं, इनकी कंसिस्टेंसी के साथ हम क्या करते हैं तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर अब देखो मैंने बताया कि अगर कंसिस्टेंसी आपकी लो है तो नॉर्मल सी बात है गैप आपका ज़्यादा मिलेगा, राइट। अगर आपकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है तो नॉर्मल सी बात है गैप बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। देखिए चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, यही बात है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, यही एज इट इज लिखी हुई है। हमें क्या करना होता है कि हमें सेंट्रल टेंडेंसी से इनकी डिफरेंस को, इनके गैप को मेजर करना होता है, दैट्स नोन एज अ डिस्पर्जन। ये आपको फ्रीक्वेंसी में भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम द above discussion it is clear that there may be variation in the item of the different distribution from the average despite the fact that they have to be the same value of the mean। आपने देखा कि सबके अंदर 20-20 आपका मीन आ रहा है, बट उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सब में अलग अलग है, राइट। तो सेंट्रल टेंडेंसी इस बात के लिए इनकैपेबल है, वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि इनके बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस कितना है। इस डिफरेंस को बताने के लिए हमने डिस्पर्जन की मदद ली है, ठीक है। वी शैल स्टडी अबाउट द मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ द डिस्पर्जन और द डिस्पर्जन। इट्स कैन बी मेजर द एक्सटेंट
of the variation of the different items of the distribution from the sum central value or the average। वही बातें बोली जा रही है कि डिस्पर्जन का, अगर मैं सीधी डेफिनेशन के ऊपर आऊं, टू द पॉइंट पर आऊं, कि डिस्पर्जन का मतलब है मेजर करना वेरिएशंस को। दो आइटम्स है, उनके बीच में एक्चुअल में गैप कितना है, दो नंबर है उनके बीच में गैप कितना है। अगर गैप, मान लीजिए ये आपका डाटा निकल कर आया है, ये आपकी सेंटर पॉइंट है, अगर आपका गैप इसके आसपास ही एग्जिस्ट करता है तो नॉर्मल सी बात है कि आपका जो डिस्पर्जन है वो लेस डिस्पर्जन है, ठीक है। और लेस डिस्पर्जन है, एक सेकेंड, लेस डिस्पर्जन है तो नॉर्मल सी बात है मोर कंसिस्टेंसी होगी। इज इट क्लियर? अगर आपके डाटा का जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी है यहाँ है, वो डाटा इधर उधर बिखरा हुआ है, बहुत दूर दूर बिखरा हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, और आपका डिस्पर्जन है, जो गैप है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपका नेगेटिव रिलेशनशिप है। इज इट क्लियर? ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम दो तरीके से, हाँ एक बात और, मैंने अभी बोला कि यहाँ पे लेस और मोर, क्या आपको एग्जैक्ट पता चल रही है? इस एग्जैक्ट को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मेथड्स। हमारे पास काफी सारे मेथड है, मीन डेविएशन है, ठीक है। डेविएशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि इसका मतलब भी क्या होता है, गैप को फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन, एग्जैक्ट जिसके बीच में सेम आ रहा हो, ठीक है। क्वार्टाइल है, रेंज है, इन सभी मेथड्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट गैप फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। इज इट क्लियर? यही एक डेफिनेशन है जो मैं बार बार बोले जा रही हूँ, बार बार आपको रिपीट करके समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिस्पर्जन को देखेंगे कितनी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। वैसे नॉर्मली आपकी डिस्पर्जन दो तरह से दी हुई है आपकी बुक के अंदर भी। सबसे पहले क्या है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है और रिलेटिव डिस्पर्जन है। एब्सोल्यूट समझते हैं, ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट बताइए, वैल्यू एब्सोल्यूट बताइए, मतलब कि टू द पॉइंट बताइए, जो आपका ओरिजिनल डाटा है वही आपको शो करना है। तो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन क्या होता है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन इज ए मेजर इन द सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट। आपकी सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट्स के अंदर ही क्या करेगा, कंपैरिजन करके आपको गैप बता देगा। सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट जैसे कि आपको केजी से केजी को ही कंपेयर करना है, देन उसको बीच में गैप बता देना है। रुपीज़ को रुपीज़ के साथ ही कंपेयर करना है, लीटर को लीटर के साथ ही कंपेयर करना है। दैट मीन्स जो ये यूनिट है, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म को मापने के लिए हम लीटर का यूज़ करते हैं, जैसे कि तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, हम इनको लीटर में मापते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आपके पास दो सेम यूनिट है, सेम यूनिट को, सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और उनके बीच में फिर हम क्या निकालते हैं, डिस्पर्जन निकालते हैं, गैप निकालते हैं, वेरिएशन निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं। इन सब का मतलब एक ही है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मान लीजिए आपके एग्ज़ाम के अंदर नंबर आए हैं 441 नंबर आए हैं आउट ऑफ 500 में से, ठीक है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपसे मैं पूछूँ कि आपके नंबर कितने आए बेटा, +2 क्लास के अंदर नंबर कितने आए हैं, तो आप ये कहेंगे कि मैम 441 नंबर आए हैं आउट ऑफ 500 में से। मैं क्या, ठीक है। अब देखो, आपने ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ठीक है, सेम यूनिट है, आपने सेम यूनिट का, आपके ओरिजिनल डाटा आपके पास था, आपने उसी को आपने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट। जब मैं इसी नंबर को, इस नंबर को मैं किसके अंदर कन्वर्ट कर दूं, नंबर को मैं कन्वर्ट कर दूं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं। पूछते हैं ना कि मैम कितने बच्चे कितने % नंबर आए, जब यही नंबर से मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर रही हूँ, सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट नहीं है, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल यूनिट का यूज़ कर हम क्या करते हैं, डिस्पर्जन निकालते हैं, गैप निकालते हैं, देन वी कॉल से दैट रिलेटिव डिस्पर्जन। क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन फेल टू मेजर द कंपैरिजन बिटवीन द टू सीरीज स्पेशली when the statistical unit is not the same। जब statistical unit आपकी क्या नहीं होती, सेम नहीं होती, ठीक है। hence the absolute dispersion has to be converted into the relative measure of the dispersion। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब आपकी statistical unit डिफरेंट होती है तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको हम रिलेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और जब हम इसको रिलेटिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं, रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। तो आप आगे आने वाले मेथड्स के अंदर आप डिस्पर्जन भी कैलकुलेट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? कोएफिशिएंट ऑफ बोले तो दैट मीन समझ आना कि यहाँ पर हम बात की जा रही है, रिलेटिव की बात की जा रही है। अगर सिंपल डिस्पर्जन की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट की बात की जा रही है, ठीक है।
क्लियर है? चलिए, इतना समझ में आया? ये पॉइंट्स मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, पहले समझा दिया था। ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ समझाया है, 3-4 पॉइंट है, ये वही है। ठीक है, चलिए, ये हो गया है। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन होता है, रिलेटिव डिस्पर्जन होता है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं। आपको पर लेसन के हिसाब से 9 रुपीज़ चार्ज किए जा रहे हैं आपसे, और आप नोट्स ले सकते हैं। आप बुक की पीडीएफ भी ले सकते हैं, नोट्स जो मैंने प्रिपेयर करे हैं ये भी ले सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी पीडीएफ ले सकते हैं, कोई भी पीडीएफ ले सकते हैं आप। आपको बस क्या करना है, कमेंट्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, ईमेल आईडी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए ये नोट्स तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपको जल्दी रिप्लाई करेगी। आपको क्या करना है, आपका नाम बताना है, आपकी यूनिवर्सिटी नेम बतानी है, और साथ ही साथ जिस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको नोट्स चाहिए, फिर कोई भी डाउट है आप वो पर्टिकुलर बताएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर टीचर के पास वो मैसेज डिलीवर होगा। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो कॉमर्स के सभी मैसेज मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, सो पर्टिकुलर पैटर्न में होना चाहिए कि आपका नाम, यूनिवर्सिटी, किस टॉपिक के ऊपर आपको प्रॉब्लम है। नोट्स के रिगार्डिंग चाहिए तो आप सिंपली टीम को बोल सकते हैं कि हमें नोट्स चाहिए। आपको टॉपिक क्या है, नोट्स के रिगार्डिंग है, पर्टिकुलर चैप्टर बोल देना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट बोल देना, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट्स के अंदर सेम चैप्टर आपके मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्पर्जन को डिटरमाइन करने के, मतलब कि गैप को फाइंड आउट करने के। अब हमारे पास मेथड है। अब मैंने आपसे पहले बताया कि यहाँ पे लेस देन है, मोर देन है, याद है आपको ये वाला पॉइंट कि यहाँ पर डिस्पर्जन लेस है, यहाँ पर डिस्पर्जन मोर है। बी वाले में क्या था, लेस वेरिएंस था, यहाँ पे सी में ज़्यादा वेरिएशन था। ठीक है, तो अब ज़्यादा कम एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ द मेथड्स। हमारे पास अब 2 मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज है, सेकंड क्या है हमारे पास, एवरेजिंग डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज मेथड। इसके अंदर आपके कम से कम 3 से 4 मेथड है, जिसके अंदर हम मीन मेथड पढ़ेंगे, मीन डेविएशन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, सेकंड मेथड ऑफ द डिस्पर्जन पढ़ेंगे, एंड क्वार्टाइल पढ़ेंगे। ये चारों के चारों मेथड इसके अंदर है, और रेंज आपका एक सेपरेट मेथड है। अब देखो, सबसे पहले हम रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं इसको याद नहीं करवाऊंगी, आप खुद बताइए रेंज का मतलब क्या होता है। रेंज का मतलब अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एग्ज़ाम दे के आ चुके हो, तो आपसे मैं पूछूं कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं, तो आप अप्रोक्स बता दो ना कि इतने से इतने आने चाहिए। अगर आपका 80 नंबर का पेपर है तो आप ये क्या कहेंगे कि मेरे जो नंबर है 60-70 के बीच में आने चाहिए। तो रेंज क्या है, एक आपने लोवेस्ट वैल्यू बताई है, एक आपने हाईएस्ट वैल्यू बताई है, राइट। लोवेस्ट वैल्यू का मतलब क्या है, जो आपने 60 बताई है। हाईएस्ट क्या है, जो मेरे मान लीजिए मैंने कहा कि 60 से 70 के बीच में आएंगे, तो यहाँ पर हाईएस्ट और लोवेस्ट का ही काम है रेंज को निकाल, रेंज के अंदर। ठीक है, इसके अंदर सभी ऑब्जर्वेशन का यूज़ नहीं होता। आपके पास इतना सारा डाटा दिया जाएगा, जैसे कि एक्स सीरीज़ के अंदर आपको पता है कि काफ़ी सारा डाटा दिया जाता है, बट यहाँ पर रेंज के अंदर केवल लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू को ही यूज़ करेंगे। ये सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट मैंने बोला है सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, तो इसकी ये डीमेरिट बन जाएगी। इज इट क्लियर? साथ साथ पॉइंट बताते जा रही हूँ, इनको बिल्कुल अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, शॉर्ट नोट बनाइए, जैसे कि मैं खुद बनाती हूँ वैसे ही आप बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रेंज के मतलब क्या होता है कि रेंज में बी डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे छोटा और सबसे बड़े आइटम के बीच में गैप क्या है, उसको गैप को फाइंड आउट करना, दैट्स नोन एज अ रेंज। अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूँ, दैट मीन्स क्या है, उसको हम रिलेटिव मेजर्स के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, रिलेटिव मेजर्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास L+K1 आ जाएगा, L+K_S आ जाएगा। अब ये L-S कैसे आया, देखो मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्पर्जन निकाल रहे हैं। डिस्पर्जन का मतलब क्या है, गैप निकाल रहे हैं। ठीक है, अब मैं इन दोनों के बीच में गैप निकालूं तो मैं क्या करूंगी, 70 माइनस के 60 करूंगी। 70 क्या है मेरी लार्जेस्ट वैल्यू, 60 क्या है, 60 क्या है मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू। मैंने इन दोनों को माइनस किया, क्या रेंज का फॉर्मूला बन गया है, आपको याद करना पड़ा नहीं ना। तो यही बातें कह रही हूँ कि ये फॉर्मूले बिल्कुल भी लर्न नहीं करने, जैसे कि हमने सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर के अंदर भी किया था, याद होगा आपको ये वाला चैप्टर। हमने बहुत अच्छे से इसके मीन का फॉर्मूला कैसे बन रहा है, हमने इसको याद नहीं किया था, हमने इसको बनाया था। ठीक है, इसी तरह से मीडियन का, इसी तरह से मोड का, जैसे जैसे कोई टर्म आगे बढ़ती जा रही थी हमने वैसे वैसे फॉर्मूला बनाते थे। इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। रेंज का देखो मैंने बताया कि लार्जेस्ट माइनस के स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो फॉर्मूला यही है आपका, लार्जेस्ट माइनस के स्मॉलेस्ट। ये सभी ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड नहीं करता, इसको किसी भी सभी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, ठीक है जी।
अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, दैट मीन्स रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर तो सेम है L माइनस के S, बट नीचे क्या करना पड़ेगा हमें L प्लस के S करना पड़ेगा। इसके जस्ट अपोजिट आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज की जो वैल्यू आने वाली है ना, जो मतलब जो गैप का कोफिशिएंट आने वाला, रिलेटिव वैल्यू आने वाली है, वो गैप की वैल्यू कितनी आने वाली है, वो हमेशा -1 और +1 के बीच में आएगी, ना ही इससे ज़्यादा आएगी ना ही इससे कम आएगी। समझ पा रहे हो? मीन्स कि एक क्राइटेरिया रख दिया, एक दायरा रख दिया कि इसके बीच में ही आएगा। अगर उससे ज़्यादा कम वैल्यू आ रही है तो दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, आपके क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है, आपके जो सॉल्यूशन आप निकाल रहे हो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू +-1 के बीच में हमेशा लाई करेगी। चलो एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होंगे, पहले हम इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपकी बुक का ही इलिस्ट्रेशन है ये। ठीक है, अब यहाँ कहते हैं कि रेंज इन इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज, तीनों सीरीज से करेंगे। बहुत आसान पैटर्न है इसका। देखो इंडिविजुअल सीरीज का क्या पहचान है कि आपको केवल एक वेरिएबल मिलेगा, मीन्स कि एक स्टेटमेंट मिलेगी। डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट जिसके अंदर एक्स भी मिलेगा, एक वेरिएबल भी मिलेगा और फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि जो एक्स सीरीज में नंबर है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। क्या आपको याद है, हमने सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर में किया था? ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ आइटम कितनी बार वो रिपीट हो रही है। तो रिपीटेशन आपको क्या करनी है, आपको एक्सप्लेन करके बतानी है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको इंटरवल्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? इंटरवल्स। इंटरवल्स मतलब कि एक लोवेस्ट और एक हाईएस्ट, एक लोवेस्ट फिर अगेन हाईएस्ट, इनके बीच में ये इंटरवल्स हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? रेंज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखो एक्स सीरीज दे रखी है 10, 12, 15, 18, 22, 28, 23, 30। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, रेंज बोलते आपके माइंड में आना चाहिए। रेंज क्या है? रेंज का मतलब क्या है, जिसके अंदर एक सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है और एक हमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है। अब इस सीरीज में देखो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? क्या सभी बच्चे बता सकते हैं स्मॉलेस्ट हमारे में? यस मैम, दिस इज स्मॉलेस्ट एंड दिस इज लार्जेस्ट, इस आपकी सबसे बड़ी है। फॉर्मूला क्या था? गैप निकालना है। फॉर्मूला तो याद करने के लिए बोला ही नहीं मैंने। गैप निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि लार्जेस्ट वैल्यू 30 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 है, तो कितना आ जाएगा? 20 हमारे पास क्या आ जाएगा? रेंज का ये आपका डिस्पर्जन आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ द रेंज मेथड। ठीक है, अगर मैं कोफिशिएंट निकालने के लिए बोलूँ तो कोफिशिएंट में मैंने क्या बताया था, अगर ऊपर माइनस हो रही है तो नीचे प्लस हो रही है। ठीक है जी, साथ साथ मेरे साथ बोलोगे तो आराम से आपको सब कुछ याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको। L माइनस के S क्या आया हमारे पास? 20। L प्लस के S कितना आया हमारे पास? 40। अगर मैं इसको कट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 0.5। तो क्या ये 0.5 माइनस के 1 प्लस के 1 के बीच में है? यस ऑफ कोर्स है, ये 0 की इधर साइड आ रहा है। तो मीन्स आपका जो आंसर है बिल्कुल ठीक है, आप सही पैटर्न पे चल रहे हैं। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब बारी आ जाती है डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में आपको ये दो टर्म्स दी हुई है, एक्स और एफ, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको क्या देखना है? लोवेस्ट हाईएस्ट वैल्यू देखनी, लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है और आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है। लार्जेस्ट वैल्यू किस में देखेंगे? याद रखना, रेंज को निकालते टाइम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू आप हमेशा एक्स सीरीज में से ही देखेंगे। इसमें से इसका कोई काम नहीं है, चाहे वो कंटिन्यूस सीरीज है, चाहे वो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है। इनमें आपको फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करनी है, इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई भी इफेक्ट नहीं है। बस काम किसका है? एक्स सीरीज़ का। अब एक्स सीरीज़ में देखते हैं सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है। अब देखो सबसे लोवेस्ट आपका ये है 8, तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं? सबसे हाईएस्ट कितना है? 17। अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 9 आएगा। तो क्या मेरा रेंज निकल चुका है? अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालूँ तो क्या है? L माइनस के S अपन में L प्लस के S है। L माइनस के S कितना आया? 9 आया। L प्लस के S कितना आएगा? 17 प्लस के 8 करेंगे तो आपका आएगा 25। आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। 9/25 कितना आएगा? ये आपका आएगा 0.36। तो क्या ये भी वैल्यू मेरी +-1 के बीच में आ रही है? इज इट क्लियर? ठीक है जी। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर भी हमें
जो इंटरवल्स दिए हुए हैं इन्हीं का काम है, एफ का कोई काम नहीं। एफ फ्रीक्वेंसी किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करती गैप को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम रेंज निकाल सकते हैं। रेंज कैसे निकलेगी, एल माइनस के एस। सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 50 है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, 0 है। देखो 50 माइनस के 0 तो कितना आया, 50। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने की बात की जाए तो एल माइनस के एस, एल प्लस के एस। तो क्या मैं निकाल सकती हूँ, 50 माइनस के 0, 50 प्लस के 0। तो यहाँ पे 50 अपॉन में 50 डिवाइड करने के बाद 1। क्या आपको ये रेंज का जो कंसेप्ट है समझ में आया? बहुत आसान था, कोई मतलब मुश्किल वाली बात नहीं थी। बस डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाई है, रेंज का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हमें एक हाईएस्ट वैल्यू दी होती है, एक लोवेस्ट वैल्यू का हमें पता लगाते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, जैसे मैं आपको रेंज पूछती हूँ कि आपके नंबर कितने आ सकते हैं, तो आप एक मिनिमम पॉइंट बताते हो, एक मैक्सिमम पॉइंट बताते हो। इन दोनों के बीच में गैप को हम फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि गैप क्यों फाइंड कर रहे हैं, रेंज एक मेथड है डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने का। डिस्पर्जन रेफर टू मीन्स दैट गैप, वेरिएशंस, डेविएशंस। ठीक है, चलिए जी, अब हम सेकंड टाइप पे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप क्या है, एवरेजिंग डिफरेंस फ्रॉम एवरेज मेथड। अब यहाँ पर देखो आपके पास काफ़ी सारे मेथड है जिसके अंदर, अब यहाँ पर देखो आपने एक बात नोट करी, ना तो आपने मीन का यूज़ किया रेंज के अंदर, ना ही मीडियन का यूज़ किया रेंज के अंदर, ना ही मोड का यूज़ किया। अब इनका यूज़ ही नहीं है, वाई? तो ये भी एक कहीं ना कहीं डीमेरिट बन गई है। पहली डीमेरिट क्या थी रेंज के अंदर, पहली डीमेरिट ये थी कि वो सभी ऑल ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड नहीं है, राइट। सेकंड डीमेरिट क्या है, उसने ना तो मीन, ना ही मीडियन, ना ही मोड का यूज किया है, नॉट यूज, राइट। और अभी फिलहाल हमें दो ही डीमेरिट्स पता चली है, साथ साथ आगे बढ़ते चलेंगे। अब इन डीमेरिट्स को खत्म करने के लिए, मतलब इनको हटाने के लिए, इनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए कि वो एक तो सभी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड हो, दूसरा मीन मोड मीडियन का यूज़ करे, तो हमारे पास सेकंड टाइप मेथड आ जाता है जिसके अंदर हम इन सभी पांचों मेथड को पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन, जिसे हम क्या कहते हैं, मीन डेविएशन। मीन्स कि मीन का यूज़ करके हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, हम गैप को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मीन। तो इसलिए क्यों, क्योंकि मीन का फॉर्मूला आपने पता है, क्योंकि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब कि ये आपकी एक्स सीरीज दी हुई है, आपने सबका प्लस करना है, समेशन ऑफ एक्स था, नीचे क्या आएगा, एन आएगा। ये तो आपका डायरेक्ट मेथड से है, याद आया। अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा, डी एक्स अपॉन में एन था, याद है आपको। बस मीन डेविएशन में क्या फ़र्क है, अब यहाँ पर प्लस माइनस का चक्कर चल रहा है। यहाँ पर देखो जो वैल्यू है आपकी प्लस माइनस में आ सकती है, माइनस के 1 से लेके प्लस के 1 तक आ सकती है। अब इस माइनस प्लस 1 के को हटाने के लिए इसने क्या कर दिया, मीन डेविएशन के अंदर हम क्या करेंगे, मोड का यूज़ करेंगे। मोड क्यों होता है, क्यों, क्योंकि अगर इसके इन केस अंदर माइनस है तो बाहर जब इसको सॉल्व करेंगे ना, मोड इसलिए लगाया जाता है कि माइनस की आइटम भी हमारी क्या हो जाती है, प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ मोड डी एक्स अपॉन में एन। क्या आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ा, कहीं ना कहीं आपको पिछला बेसिक यूज हो रहा है, इसलिए कह रही हूँ सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर वेरी मच इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रैक्टिस भी करवाई थी उसकी, ठीक है। अगर आप और प्रैक्टिस करवाने के लिए बोलेंगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, बट आपको क्या करना है, आपको भी मेहनत करनी है। अब यहाँ पे देखो मैंने किससे फॉर्मूला बनाया है, मीन से फॉर्मूला बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि हमें गैप निकालना है, किसकी मदद से, मीन की मदद से। अगर गैप निकाल रहे हैं हम मीडियन की मदद से तो वहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लगेगा, अगर गैप निकाल रहे हैं मोड की मदद से तो हम वहाँ पर मोड का फॉर्मूला लगेगा। तो कहने का मतलब जो मेरा जो फोर्थ चैप्टर था, सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर है जो हमने बहुत अच्छे से किया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसका बेस है, ठीक है। सेकंड मूवमेंट क्या कह रहा है, सेकंड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन क्या है। अब यहाँ पर देखो सेकंड मूवमेंट है, अब इसने कहा कि ये इसने नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन को टोटली इग्नोर करने के लिए इसने मोड का यूज़ कर दिया। कहते इसको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्या करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव के साइन को हटाने के लिए हमारे पास एक और तरीका, हम उसका स्केयर कर दें। बाकी फॉर्मूला सेम है, मीन का फॉर्मूला एज इट इज है, समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एन का पावर की स्केयर, राइट। अब थर्ड मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन कहता है कि नहीं,
नेगेटिव पॉजिटिव साइन मत हटाइए, क्योंकि गैप हमेशा प्लस माइनस की, उसने रेंज वाली बात बोली और बस यहाँ पर क्या लग दिया, क्यूब लगा दिया। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर आपको Q3 माइनस के Q1/2 करना होता है। क्यों? आप क्या करते हैं, पूरे सारे के सारे डाटा को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। कैसे? 1 2 3। अब ये पूरा डाटा है, ये पूरा डाटा था, ठीक है, आपने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 Q2 एंड Q3। इज इट क्लियर? जब क्वार्टाइल की बात की, हमने पार्टीशन मेथड पढ़ा था, पार्टीशन डेविएशन, वो भी चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जिसके अंदर हमने डेकाइल भी पढ़ा था, हमने प्रेसेंटाइल भी पढ़ा था, राइट, हमने क्वार्टाइल भी पढ़ा था, ये सभी पॉइंट पढ़े थे। इसमें क्या होता है कि पूरे डाटा को आप क्या करते हो, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो, डेकाइल के अंदर 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो, प्रेसेंटाइल के अंदर हम 100 पार्ट्स के अंदर पूरे डाटा को डिवाइड कर देते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है जी। अब जब आप पूरे डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो पेयर कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, Q1 Q2 Q3। तो यहाँ पर Q1 Q2 और Q3 को ही कैलकुलेट करेंगे, और ये हमारा मीडियन का ही पार्टीशन था, याद है आप सभी को। मीडियन के फॉर्मूले के बाद हमने ये देखो फॉर्मूला मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तभी बोल रही हूँ थोड़ा पिछला रिवाइज करके आओ बच्चों, तभी अच्छे से कर पाओगे। शॉर्टकट मेथड स्टेप डेविएशंस, ये आ गया मीडियन। देखिए हमने यहाँ किया था, मैंने यहाँ पे निशान भी लगाया था कि हम इसको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये देखो मैंने स्पेशल लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखो डाटा को पूरे क्या कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो Q2 होता है हमेशा मीडियन के इक्वल होता है, क्योंकि पूरे डाटा, मीडियन का मतलब क्या होता है, पूरे डाटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। एक पार्ट हमारा ये है और एक पार्ट हमारा ये है। अब जब हम Q2 की बात करते हैं, Q2 बिल्कुल सेंटर में आता है, सेंटर में आने के कारण जो आपका Q2 है आपके मीडियन के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह से जो डिकाइल है, डिकाइल को भी हमने क्या करते हैं, पूरे 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, बट D1 से लेके D9 तक ही वैल्यू को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी तरह से परसेंटाइल के अंदर क्या किया, पूरे डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, बट जो डिनोट किया जाएगा P1 से लेके P99 तक। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्वार्टाइल की बात की जा रही है। क्वार्टाइल भी एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेविएशन निकाल सकते हैं, डिस्पर्जन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक है लोरेंज कर्व। लोरेंज कर्व क्या है, आपका ग्राफिक मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिस्पर्जन को कैलकुलेट करते हैं। चलो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखो मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन को अभी मैंने बताया, ये फर्स्ट नंबर पे आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन। मीन्स की पहला मेथड ऐसा है जो गैप को फाइंड आउट करेगा। बहुत सारी कमियां थी जो कि रेंज के अंदर आपको नजर आई, कि नेगेटिव पॉजिटिव की बात की हमने अभी आपको बताई, नेगेटिव पॉजिटिव की यहाँ पे इसकी डीमेरिट थी। ठीक है, और ये सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस नहीं था। और तीसरा क्या है कि मीन मोड मीडियन का इसमें कहीं पर भी यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर इन सभी कमियों को दूर करके मीन डेविएशन को लाया गया। ठीक है जी, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ये डेल्टा का साइन है ऐसे। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन विच इज पॉपुलर नोन एज द मीन डेविएशन। जो पहला मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन है उसे हम किस नाम से जानते हैं, मीन डेविएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज अ फर्स्ट मेथड हु कम आफ्टर द रेंज, जो कि रेंज के बाद आता है मीन डेविएशन। अब डेविएशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द मीन, बट आप सभी मेथड से निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं, मोड से भी निकालते हैं। पर इसके अंदर एक कमी ये है कि अगर आप इन तीनों मेथड से निकालोगे मीन डेविएशन तो सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी। करके बताऊंगे, 2 मिनट का इंतजार कीजिए। देखो अब इसके अंदर फीचर्स भी बता दी मैंने, चलो हम पहले करके देखते हैं। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इंडिविजुअल सीरीज की है, इसको हम तीनों मेथड से करेंगे, मीडियन से भी करेंगे, मीन से भी करेंगे, मोड से भी करेंगे। अब जिन से करेंगे पहले हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीडियन से कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले हमें मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, सबको याद है कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला n+ के 1/2 होता है। रीज़न बताया था।
अच्छा जी, कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है मैम? यस ऑफ कोर्स, कॉन्टिन्यूस सीरीज में n/2 होता है, उसमें +1 नहीं आता है। इज इट क्लियर? ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो ये इंडिविजुअल सीरीज है, तो इंडिविजुअल सीरीज में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? चलो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर n कितना है? n कितना, मेरे साथ साथ करो तभी आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा। n+1/2, तो यहाँ पे 8/2, ये कितना हो जाएगा? 4। क्लियर? तो अब यहाँ पे 4th नंबर पे देखो कौन है, 1 2 3 4, मीडियन हमारे पास ये आ गया। अब dx कैसे निकलता है? dx कैसे निकलता है? x माइनस का a होता है, एज्यूम्ड मीन लेके चलते हैं, बट यहाँ पे एज्यूम्ड मीन नहीं लेना, हमें क्या लेना है? मीडियन लेना है, जो हमने कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे देखो 5 माइनस के 10 मोड कि नेगेटिव के साइन को हटा दिया जाए। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा 5, 6 माइनस के 10 यहाँ पे आ जाएगा 4, 8 माइनस के 10 2 0 2 2 एंड दिस इज 5। ठीक है, अब इनका सबका टोटल करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? समेशन ऑफ मोड डी एक्स चाहिए, और क्या चाहिए? n चाहिए। n तो हमें पता चल गया, n हमारे पास क्या है? 7 है। क्या आप इसका प्लस कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। देखो 5 4 9 9 2 11 11 12 13 14 15 15 5 20। क्या इसको हम कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं? देखिए 20/7 ये आया है 2.857। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करते हैं? मीन की मदद से निकालते हैं हम किसको? हम डेविएशन को, मीन डेविएशन को। मीन निकालना पड़ेगा सबसे पहले। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ x अपॉन में n। तो सबका प्लस करेंगे, फटाफट प्लस कर देते हैं। 5 11 + 8 + 22, ठीक है, +12 + 15, ये आपका आ गया 68। इन सबको प्लस करने के बाद 68 आया। ठीक है जी, n कितना है मेरे पास? 7 है। अगर मैं 68 को 7 से डिवाइड कर दूं, एक सेकेंड, इसको मैं 7 से डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? 9.714। राइट? तो अब मुझे क्या करना है? x माइनस के 9.7 से मैं इसको माइनस करती चली जाऊँगी। अब जैसे ही मैं 9.7, देखो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ये आप कैलकुलेशन से बच नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे 4.7, इसी तरह से आप आगे करते चले जाएंगे। ठीक है, अब फटाफट मुझे बताते जाइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। मैं इसको माइनस करते जाऊंगी तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? फटाफट 3.7, 1.7, 0.3, 2.3, 2.3 एंड 5.3। ठीक है, अब इन सब का मुझे क्या करना है? प्लस करना है। प्लस करने के बाद मेरे पास 20.3 आ जाएगा। ठीक है, मैंने सभी कैलकुलेशन कर ली है। फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ डी मोड डी एक्स अपॉन में एन। समेशन ऑफ मोड डी एक्स क्या है? 20.3, ये आ जाएगा 7। अगर मैं 20.3 को डिवाइड करूँ 7 से, तो मेरे पास आएगा 2.9। क्या आपको नज़र आ रहा है कि दो सबका मीन डेविएशन डिफरेंट आ रहा है? दैट्स वाई कि मैंने आपको पहले ही बोला था, इसके अंदर ये कमी है कि अगर आप तीनों मेथड्स का यूज़ करेंगे तो आपका आंसर जो क्या है अलग अलग आएगा। चलो हम मोड का और निकालते हैं। मोड कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ आइटम कितनी बार रिपीट हो रही है, हम उसको देखते हैं। याद है सबको? नंबर ऑफ आइटम, कितनी बार कोई आइटम रिपीट हो रही है उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखो कौन रिपीट हो रहा है? 12 रिपीट हो रहा है, तो मोड हमारा क्या है? 12। तो 5 माइनस के 12, 6 माइनस के 12, इसको करते चले जाएंगे। 7 6 4 2 0 0 एंड 5। इज इट क्लियर? तो मैं इसका प्लस करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा? 22। फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एन। तो 22 अपॉन में 7, 3.14। तो क्या ये भी आपको नज़र आया? अलग आया? तो ये आपको डीमेरिट समझ में आ गई होगी कि जब भी हम इन सभी का यूज़ करेंगे, मीन मोड मीडियन का यूज़ करेंगे, तीनों मेथड्स का यूज़ करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ फ्रॉम
3 मेथड्स इन इज अ डिफरेंट दैट्स वाई इज अ ड्रॉबैक। ये इसकी क्या बन गई है, कमी बन गई है, लिमिटेशंस बन गई है। इज इट क्लियर? पहली बात क्या थी कि ये सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, तो ये इसकी एडवांटेज बन गई है। इग्नोर किया इसने पॉजिटिव माइनस के साइन को विद द हेल्प ऑफ द मोड, इसने मोड का यूज़ कर लिया, तो ये इसकी डिसएडवांटेज बन गई है, सेकंड पॉइंट। और ये सभी ऑब्जर्वेशन का यूज़ कर रहा है, सभी मेथड्स को यूज़ कर रहा है, मीन मोड मीडियन जो भी सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने पढ़ा, इन सबको यूज़ कर रहा है, तो इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए हैं। और ये इसका ये ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, अब आपने एक बात मेरे को नहीं बताई, मैंने आपको ये बताया था कि मीडियन जब हम निकालते हैं ना, तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे तो हमने क्या इसको अरेंज किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले ही ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज थी। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। मीडियन के जो पैटर्न बताए थे वो रहेंगे, ठीक है जी। अब आपको इतना समझ में आया, अब आपने मीन डेविएशन निकाल दिया। अब मीन डेविएशन के बाद कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी तो निकालने के लिए बोल सकते हैं आपको कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालो। तो इसका फॉर्मूला क्या है? जो भी आपका मीन डेविएशन निकला है, अब आपका ये वाला मीन डेविएशन निकला है 2.857, इसको उसी के साथ मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करना है जिसके साथ आपने मीन डेविएशन निकाला। अब आपने ये वैल्यू कहाँ से निकाली? मीडियन से निकाली। मीडियन कितना है आपका? 10 है, तो मैं इसको 10 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? 0.2857। इज इट क्लियर? ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ये वैल्यू मैंने किससे निकाली? मीन से निकाली। तो क्या मेरी वैल्यू निकल जाएगी? मीन डेविएशन अपॉन में मीन। ये आपका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है। तो यहाँ पर वैल्यू 2.9 है। मीन मेरा क्या निकला था? 9.7 निकला था। तो मैं जब इसको डिवाइड करूँगी तो 9.7, तो ये मेरे पास आएगा 0.2989, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन विद द हेल्प ऑफ मोड। तो नीचे मोड आ जाएगा, ऊपर मीन डेविएशन आ जाएगा। 3.14 अपॉन में मोड कितना था? 12, तो ये 3.14 डिवाइड में 12, तो ये आ जाएगा 0.26166। ऐसे आगे बढ़ता चलेगा। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया जो मैंने अभी तक समझाया? ठीक है जी, भाई यही फॉर्मूला था और ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था। कहने का मतलब जो भी आपने मीन को निकालने का फॉर्मूला था उसको यूज़ किया हमने, मीन को निकालने का फॉर्मूला था उसको यूज़ किया, ये मीडियन का फॉर्मूला था, मोड को निकालने का जो भी फॉर्मूला था हमने उसको यूज़ किया। उनकी मदद से हमने dx निकाली, क्योंकि dx हमारे पास कैसे निकलती है? dx का मतलब होता है x माइनस के अज्यूम्ड मीन, है ना, जो हम x सीरीज में से ले सकते हैं। अब यहाँ पे a की जगह हमें क्या करना है? इनको पुट करना है, इन मीन मोड मीडियन को पुट करना है, देन dx हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? बहुत आसान है। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर ये डिस्क्रीट सीरीज में आ जाए तब कैसे सॉल्व करोगे भाई? नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको तरीका बताया था याद करने का। डिस्क्रीट सीरीज आएगी तो नॉर्मल सी बात है फ्रीक्वेंसी भी आएगी, सभी को याद है फ्रीक्वेंसी आएगी तो नॉर्मल सी बात है फ्रीक्वेंसी का यूज़ क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो अभी तक हम करते आए हैं। दैट्स इट, दिस इज योर फॉर्मूला। बट यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर पहले ये मल्टीप्लाई होकर देन इनका समेशन होगा। कहने का मतलब समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन एन। तो सबसे पहले आप dx निकालेंगे, जो भी dx की वैल्यू आ जाएगी देन उसको फिर f से मल्टीप्लाई करेंगे। करके देखें। चलो dx आप किसी भी मेथड से निकाल रहे हैं वही आपका क्या रहने वाला है? मान लीजिए मैंने मीन से निकाला तो x माइनस के मीन ही होगा। अगर मैं मोड से निकाल रही हूँ तो x माइनस के मोड होगा। अगर मैं मीडियन से निकाल रही हूँ x माइनस के मीडियन होगा। ठीक है, तो dx आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। इन केस इनमें से ये भी नहीं बता रखा कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, मीन से निकालें मैम या फिर मोड से निकालें, ऊपर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। तो आपके लिए सबसे बढ़िया मेथड बोला गया आपकी बुक के अकॉर्डिंग कि आप मीडियन का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो MD फ्रॉम द मीडियन इज प्रेफर्ड इन द एब्सेंस ऑफ द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। अगर आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई तो इस केस में आप मीडियन का यूज़ करके आप dx को कैलकुलेट करेंगे। dx को कैलकुलेट करने के बाद आगे आप फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, देखो फॉर्मूला यही है, समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन में एन। एन का मतलब इंडिविजुअल सीरीज में, मैं यहाँ पे स्पेशल लिख देती हूँ, बच्चे यही गलती करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम, बट इन दिस केस डिस्क्रीट
एंड कंटिन्यूस सीरीज के अंदर n का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, फ्रॉम द मीन से निकालना है। अब मीन से निकालना है, मीन का फॉर्मूला हो पता है आपको। अब आपके पास दो मेथड है, या तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर आप इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो। यस, डायरेक्ट मेथड में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, इनडायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन थोड़ी सॉफ्ट होती है। देखो, क्या ये आपको फॉर्मूला याद है जो मैंने आपको यहाँ समझाया था? रिकॉल करवाने के लिए मैं आपको स्लाइड पे लेके जा रही हूँ। अब देखो, इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर आपके पास दो फॉर्मूले थे। ये तो आपका है डायरेक्ट मेथड है और ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में हम एज्यूम्ड मीन लेते थे, एज्यूम्ड मीन की हेल्प से हम dx निकालते थे और f की तो मल्टीप्लाई करते थे। क्या आपको ये सेम नज़र आ रहा है? थोड़ा सा फॉर्मूला, ये आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या आपको नज़र आ रहा है सेम? अब यहाँ पे a प्लस, यहाँ पे a प्लस नहीं होगा, यहाँ पे f dx आएगा। ठीक है, हम फटाफट अब इसको हम यूज़ कर देते हैं मीन को निकालने के लिए। देखो, मीन को निकालने के लिए मैं एक एज्यूम्ड मीन लेके चलूँगी जिससे मेरी इक्वेशन थोड़ा सा और आसान हो जाए। मैंने 23 जो मैंने क्या मान लिया, एज्यूम्ड मीन मान लिया, जिसकी हेल्प से मैं dx निकालूंगी। 21 माइनस के 23 माइनस के 2, 22 माइनस के 23 माइनस 1, 0 1 2। क्लियर है? ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे एफ डी एक्स निकालना है। एफ डी एक्स कैसे निकालेंगे? एफ एक्स इसे हम कहेंगे। अब मुझे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। माइनस के 10 माइनस का 8, 0 8 14। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस के 4 आ गया। तो सबसे पहले मैं मीन कैलकुलेट कर सकती हूँ। मीन को कैलकुलेट करने का मैं फॉर्मूला ये वाला यूज़ करने वाली हूँ, ए प्लस के समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन में एन। ए क्या था मेरे पास? 23 प्लस, एक सेकेंड, यस, यहाँ पर ये मोड नहीं आएगा, बाय मिस्टेक है। ठीक है, 23 प्लस के एफ डी एक्स का क्या रहने वाला है? प्लस के 4। एन क्या है हमारे पास? एन कोई बता सकता है? इसका समेशन करके जल्दी बताइए। 20, ठीक है, देन 15, 5 20, 20 20 40। तो यहाँ पे 40 आ गया। इसको कट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 23 प्लस के 1/10। देन इसको हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो 10 प्लस 23, तो 23.1 हमारे पास क्या आया है? हमारे पास मीन आया है। तो क्या अब हम dx निकाल सकते हैं मोड के अंदर? यस ऑफ कोर्स, dx निकाल सकते हैं हम। कैसे? ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसी, ये x दिया हुआ है, x माइनस के मीन निकाल कर। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, पॉइंट्स में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 23 को लेकर भी आप एग्जैक्ट कर सकते थे, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको एज इट इज़ सही समझाऊँ। तो यहाँ पर जब मैं इसको माइनस करूँगी, यहाँ तक था प्रोसेस आपका मीन का, कि आप कैसे मीन को कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब आ जाते हैं आप मीन डेविएशन निकालना है, क्योंकि मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एफ मोड डी एक्स अपॉन में एन। एन का पता लग गया है, एन हमारे पास क्या है? 40 है। एफ अभी हमारे पास है। ठीक है जी, मोड डी एक्स निकालते हैं। 21 माइनस के 23.1, तो क्या रहने वाला है? ये 2.1। इसी तरह से नेक्स्ट 1.1, 0.1, 0.9, 1.9। ठीक है, इसको मैं एफ से मल्टीप्लाई करूँगी। 5 इंटू 2.1, तो ये आएगा 10.5। ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी थी बच्चे, तो आप इसको करके रखना क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, निकल के आ गए। अब इनकी हम समेशन करेंगे। समेशन करने के बाद 41 आएगा। क्या आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं? 41। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 41 को, 41 डिवाइड 40, तो 1.025। ये हमारे पास क्या आया है?
मीन डेविएशन है। अगर मैं इसी से कोफिशिएंट ऑफ एमडी निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा, जो भी मेरा एमडी आया है उसको उसी से डिवाइड करेंगे जिससे आपने डीएक्स निकाला है, राइट। तो डीएक्स किससे निकाला है, आपने मीन से निकाला है। तो यहाँ पे देखो 1.025, मीन कितना था 23.1। तो क्या मैं, एक सेकेंड, क्या मैं 23.1 से इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास पता है क्या आएगा, 0.04437। ये मेरे पास क्या आया है, इसका कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन है। कुछ मुश्किल था, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है पर पैटर्न बिल्कुल आसान है। क्या करना है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपने देखा कि मुझे मीन डेविएशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज़। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको फ्रीक्वेंसी दी मिलेगी, तो फ्रीक्वेंसी का यूज़ हमेशा मल्टीप्लाई के साथ होता है। मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या, डी एक्स का, इन दोनों की समेशन चाहिए आपको, नीचे एन चाहिए। ये तो आ गया आपका मीन डेविएशन निकालना। बट कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने का मतलब क्या है कि मीन डेविएशन अपॉन में जिस भी मेथड से आपने निकाला, मीन, मोड, मीडियन, किसी से भी निकाला वो उससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द मोड एंड मीडियन। क्या आप इसको निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? पहले इस इक्वेशन में से आप मोड देखेंगे। मोड का मतलब क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन नंबर कितनी सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, ये नंबर आ रहा है। इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ मैं। फ्रीक्वेंसी मोड के अंदर यही देखते थे ना, फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। इसके सामने वाला आपको क्या होता था, मोड होता था। दैट्स इट। मीडियन के अंदर क्या देखा जाता था, n प्लस के 1/2 और हमें सी एफ निकालना पड़ता था। याद है मीडियन के अंदर हमें सी एफ निकालेंगे 5 प्लस ये आ जाएगा 13 प्लस 25 प्लस ये आ जाएगा 33, राइट, ये आ जाएगा 40। अब यहाँ पर देखो, इसको n प्लस के 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, n कितना है हमारे पास, 40 है। 40 प्लस के 1/2 इज इक्वल टू 41/2, तो ये आ जाएगा 20.5। तो 20.5 आपका यहाँ लाई करता है, तो आपका आ जाएगा मीडियन हमारे पास ये आ जाएगा। सभी मेथड से आपका निकल जाएगा, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मीन डेविएशन निकालते हैं अब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज से। क्या आपको डिस्क्रीट सीरीज समझ में आ गई है? वही पैटर्न हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज में रहने वाला है। देखो मैं तभी बोल रही हूँ, सेंट्रल जो टेंडेंसी वाला चैप्टर था, सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन निकालना सीखा, मोड निकालना सीखा, मीडियन निकालना सीखा। इन तीनों को हमने सीखा, वो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से सीखा है, राइट। तो उन्हीं फॉर्मूले का यूज़ किया जा रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है उन्हीं। अब देखो, अब हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज दी जाएगी। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर आपको कैसे निकालना होगा, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो हम क्या करते हैं, मीडियन का यूज़ करते हैं। अब मीडियन के अंदर, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सबसे पहले आपके पास जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको हमें सी एफ में कन्वर्ट करना है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी से हमारा एन का टोटल आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल आ जाएगा, जिसकी वजह से हम n/2 निकाल पाएंगे। n/2 की मदद से हम क्या निकाल पाएंगे, क्लास इंटरवल सेलेक्ट कर पाएंगे कि इनमें से कौन सी हमारे पास मीडियन निकल कर आने वाला है सीरीज में से, राइट। तो अब देखो यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। आपको दी हुई है इंटरवल्स, ठीक है। मैं मीन डेविएशन से, मीडियन की हेल्प से हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन निकालेंगे। तो मेरा सबसे पहला काम क्या है, मैं सी एफ निकालूँ। सी एफ कैसे निकलेगा, 6। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी का हम क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। यही फॉर्मूला था, यही पैटर्न था। तो देखो मैं आगे बढ़ी, मैंने 10 के साथ इसको प्लस किया तो मैंने यहाँ लिख दिया 16। 16 को फिर मैंने आगे 12 से प्लस किया तो मैंने यहाँ लिख दिया 28। 28 को फिर मैंने आगे प्लस कर दिया तो मैंने यहाँ लिख दिया 46। 46 को फिर मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया तो मैंने यहाँ लिख दिया 57। 57 को फिर मैंने 3 से प्लस कर दिया तो मैंने यहाँ लिख दिया 60। इज इट क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या बताया, सी एफ निकालने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। n/2 मुझे निकालना है। n/2 क्या हो जाएगा, 60/2, तो ये आ जाएगा 30। अब ये 30 देखो सी एफ में कहाँ लाई कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था कि हमें क्या करना है, पहले n/2 निकालना है। स्टेप नंबर 2 ये देखना है कि जो 30 है कहाँ लाई करता है,
अब ये देखो 30 30 30 30 इन इसके बीच में लाई करता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये वाली टर्म लेते हैं। अब इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू ये है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस के ये तो मोड का हो गया, L1 प्लस के n/2 माइनस के CF अपॉन में F। तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। अब हमारे पास फॉर्मूला ये है, अब हमारे पास फॉर्मूला ये है, तो मुझे क्या चाहिए, L1 चाहिए। L1 मेरे पास आ गया, ठीक है जी। L1 कितना है मेरे पास, 16 है। मुझे n/2 चाहिए था, n/2 मेरे पास 30 है। मुझे F चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मेरे पास 18 है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। मुझे CF चाहिए, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी इस केस के अंदर हमेशा हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, हमेशा क्या करते हैं, इससे ऊपर वाली लेते हैं, ये वाली। रीज़न बताया था क्यों, मैं अब फिर बता देती हूँ। ये मेरे पास 28 है, देखो। अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूँगी, मैं इसको पुट करती हूँ, देखो 16 प्लस 30 माइनस 28 अपॉन 18 इंटू आई कितना है मेरे पास, 4 इंटू 4। अब मैंने CF ऊपर वाला क्यों लिया, क्योंकि जो आपकी n/2 आया है इन दोनों के बीच में लाई करता है। एग्जैक्ट तो आपको भी नहीं पता कि ये कहाँ कौन से नंबर पे है, तो हम इन दोनों के बीच में 30 आता है। तो इसकी कारण से n/2 आपका फॉर्मूला देखो, n/2 में से आप CF माइनस करते हो। नॉर्मल सी बात है, बड़ी वैल्यू आपकी ये होगी, छोटी वैल्यू ये होगी, तो CF इसलिए हमेशा ऊपर वाला लेती। अब यहाँ देखो फॉर्मूला पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 16 प्लस 2/18 इंटू 4, क्या आप इसको कट कर सकते हैं, 1/9 इंटू 4। तो मैं इसकी अगर कैलकुलेशन करूँ, मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 4/9 तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4/9 मेरे पास आ जाएगा 0.44। देन इसको मैं इसके यहाँ से 16 से प्लस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 16.4, ठीक है। अब हमें ये तो मेरा निकला है क्या, मीडियन निकला है। अब मीडियन की मदद से मुझे क्या निकालना है, MD निकालना है। क्या मैं अब DX निकाल सकती हूँ, एरिया थोड़ा स्पेस करना पड़ेगा। अब आपको ये समझ में आ गया, आप निकाल सकते हो इसको। मेरा ध्यान नहीं रहा कि हमें नीचे करना चाहिए था। अब यहाँ पे हम DX निकालते हैं, वो भी मोड DX। अब मेरे पास क्या आया, 16.4 आया है, माइनस के x करेंगे, x माइनस के 16.4, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, DX निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे x की वैल्यू पता है, मुझे पता है, यस ऑफ कोर्स मिड वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 प्लस के 8 अपॉन में 2, तो 12/2 ये आ जाएगा आपका 6, राइट। ये सभी को हम ऐसे करते चले जाएंगे। 4 का डिफरेंस है, तो 6, 10, 14, 18, 22 एंड 26। ओके, अब हमें क्या करना है, DX निकालना है। 6 माइनस के 16.4 ये आ जाएगा 10.4, माइनस के 10.4 आएगा तो हम इसको प्लस कर सकते हैं 10.4। अब यहाँ पर 10 माइनस के 16.4 तो 6.4, यहाँ पर 2.4, यहाँ पर इसको हम करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 1.6, यहाँ पर आ जाएगा 5.6, नेक्स्ट इज 9.6, ठीक है। समेशन कर सकते हैं, बट आप ये मुझे बताइए कि फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बताइए फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताइए फॉर्मूला क्या था। ये आपका निकल गया DX मोड, FDX मोड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो नॉर्मल सी बात है, इसके साथ अब हमें DX की यहाँ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब इसको हम फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैंने पहले लिखा हुआ था 62.4, 64 एंड 28.8 एंड 28.8, 61.8, 28.8, इन सब को टोटल करेंगे देन मेरे पास 274.14 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर दो, और कुछ नहीं रहा हमारे पास। फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि समेशन ऑफ FD मोड DX अपॉन में N, किसका फॉर्मूला है ये, मीन डेविएशन बाय मीडियन से हमने निकाला है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। मेरे पास क्या आया है, 274.14, N कितना था, 60 था। अगर मैं
274.4 डिवाइड 60 से इसको करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4.57 ऐसे आ जाएगा। ये मेरे पास क्या निकल के आया है, मीन डेविएशन निकल कर आया है विद द हेल्प ऑफ द मीन्स कि जो आपके पास जो इंटरवल्स दिए हुए हैं ना, ये बीच में ये इंटरवल्स दिए हुए, इनके बीच का जो गैप है, जो आपका मीन डेविएशन निकला है, मीन डेविएशन क्या है आपका, मीन डेविएशन अभी निकाला था हमने 16.4 है, इनका सेंटर पॉइंट से बाकी सभी डाटा का जो गैप है 4.5733 एग्जैक्ट ये निकल के रहा है। इज इट क्लियर? अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की बात करूं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या रहने वाला है, इसको हमें क्या करना है, मीडियन से डिवाइड कर देना है। 4.57 को मैं अगर 16.4 से डिवाइड कर दूं, 16.4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 0.2786। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, मैंने यहाँ पे पहले स्पेस छोड़ रखा था तुम सबके लिए समझाने के लिए, ठीक है? तो इतना समझ में आया कि सबसे पहले अगर आप मीडियन से निकाल रहे हैं तो आपको मीडियन का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। कोई भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट कर सकते हैं। बट अगर आप मोड से निकाल रहे हैं तो आपको मोड का कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट सीरीज़ देखनी पड़ेगी कि ये आपकी सीरीज़ कौन सी है, इंडिविजुअल सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है। इज इट क्लियर? ठीक है जी, ये आपका सेकंड मेथड हो गया कंप्लीट। सेकंड मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्जन के अंदर क्या था कि जिसके अब आपके फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन कौन था, पहले तो मुझे ये बताइए, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन कौन है, आपका मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन में क्या क्या खूबियां थी उनको तो रख लीजिए, जो ड्रॉबैक्स थी मैंने आपको बताया कि इसने पॉजिटिव नेगेटिव की साइन को इग्नोर कर दिया। दूसरी बात क्या है कि मीडियन मीन मोड से जब हम वैल्यू निकालते सबकी वैल्यू डिफरेंट आती है, ये आपका ड्रॉबैक्स है। इन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए हमने सेकंड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन को इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव साइन को इग्नोर नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या कर दिया, इनकी मैथमेटिक कैलकुलेशन कर दी। मैथमेटिक कैलकुलेशन का मतलब कि हमने इसको स्केयर कर दिया। देखो पहले सिंपल था, फिर हमने dx मोड लगा दिया कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन ही नेगलेक्ट हो जाए। इस नेगलेक्ट की डीमेरिट्स को हटा के हमने क्या कर दिया, dx स्केयर लगा दिया। ठीक है, बाकी सभी सब कुछ सेम है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास dx आता था, मान लीजिए -3 -1 0 1 2 ये आता था। अब हमें क्या करना है, इनका स्केयर करना है 4 1 0 1 4, देन इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, देन इसको सीधा पुट करना है dx स्केयर अपॉन में n मान लीजिए 5 ही था तो 10/5, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा एग्जाम्पल है। फोर्थ टाइप क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम कहते हैं सेकंड मूवमेंट का स्केयर कर दो। सेकंड मूवमेंट का अब मैंने आपको समझाया, सेकंड मूवमेंट का फॉर्मूला क्या बना, समेशन ऑफ dx स्केयर अपॉन में n। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या कह रहा है कि आपको सेकंड मूवमेंट का क्या कर देना है, रूट कर देना है। दैट्स अ फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और कुछ नहीं है। शॉर्टकट मेथड भी है, बट एग्जैक्ट डायरेक्ट की बात की जाए, डायरेक्ट मेथड आपके पास ये वाला ही है। चलिए इनको देखते हैं क्या कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल सिग्मा इसका साइन है। पहली बात जो अब आपको याद रखने वाली पॉइंट्स हैं उनको मैं ब्लू पेन से आपको दिखाती हूँ। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। अगर मैं सिग्मा ऐसे करके समेशन ऑफ dx का स्केयर अपॉन में n रूट ऐसे पा रही हूँ, दैट मीन्स ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, ऑलवेज कैलकुलेटिंग फ्रॉम द अर्थमेटिक एवरेज। अर्थमेटिक एवरेज का मतलब क्या होता है, क्या आपको वो पॉइंट याद है जब मैंने सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मैंने ये बताया था कि हम सेंट्रल टेंडेंसी दो तरीके से निकाल सकते हैं, मैथमेटिक कैलकुलेशन से मैथमेटिक एवरेज निकलती है एक तो, और एक हमारी पोजिशनल। देखो पिछला बहुत रिवाइज हो रहा है। मैथमेटिक एवरेज के अंदर हमारे पास 3 मेथड थे, एवरेज, अर्थमेटिक था, ज्योमेट्रिक था, और हमारे पास हार्मोनिक मीन था। अब ये कह रहा है कि केवल और केवल हार्मोनिक मीन का ही यूज़ करेंगे। हार्मोनिक
एवरेज का मतलब क्या होता है कि आप मीन को क्या बनाएंगे, इसके अंदर बेस बनाएंगे। जो भी dx की वैल्यू निकालनी है मीन निकालना होगा। एज्यूम्ड मीन ले या फिर आप एक्चुअल मीन ले, पर dx हमेशा निकलेगा x माइनस के मीन से। इसमें मीडियन मोड नहीं यूज़ किया गया। इज इट क्लियर? तो सेकेंड पॉइंट आपका ये याद करने में। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो मेथड है, पहली बार आपका कार्ल पियर्सन जी ने इसको सजेस्ट किया था कि डिस्पर्जन इस मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, गैप हम इस मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 1893 के अंदर इसको लाया गया था। कार्ल पियर्सन जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो आपको देखने को मिलेगी, विद्या है जो कि कार्ल पियर्सन जी ने प्रपोंड की थी। अब यहाँ पर देखो, क्या आपको फॉर्मूले ये लग रहे हैं कि हाँ इजी है? क्यों? मैं बताती हूँ। आपने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीन के अंदर क्या आपने ये फॉर्मूला देखा है? क्या आपने नेक्स्ट फॉर्मूला ये भी करा है? क्या आपने कंटिन्यूस सीरीज का ये फॉर्मूला भी किया है? किया है? ठीक है जी। अब आप इनको देखो, क्या ये सेम है? यस। फर्क बस इतना है, यहाँ पर लगा हुआ है स्केयर, क्योंकि स्टैंडर्ड सेकंड डेविएशन का ये बेस लेके चल रही है। रूट इसलिए लगा क्योंकि सिग्मा यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर रूट इसका सेकंड मोमेंट ऑफ का रूट है। अब यहाँ पर देखो dx कैसे निकलेगा? dx निकलेगा x माइनस के मीन से। अब यहाँ पर पहले हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं मीन को कैलकुलेट, और इनके भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो फॉर्मूले हैं। जैसा भी आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। देखो, आपके लिए एक और फैसिलिटी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। जो आपके फॉर्मूले हैं इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी, जिसके अंदर केवल फॉर्मूले को डिस्कस किया जाएगा कि कैसे किसका कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज बोल रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमारे पास मीन को कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूले थे, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन था, और एक था हमारे पास ए प्लस के समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एन। क्या आपको मीन को निकालने के ये दोनों फॉर्मूले याद है जो भी मैंने 2 मिनट पहले आपको दिखाया? ठीक है। इन्हीं की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, आगे हम फॉर्मूले को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब समझ में आ गया कि जो आपका सेकंड मोमेंट ऑफ डेविएशन है उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। देखो, इसको अच्छे से और समझने के लिए फॉर्मूला कैसे बन रहा है, किस तरीके से हम कर रहे हैं, हम चलते हैं एक पेज पर। एक सेकेंड, चलिए हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। सेकंड मूवमेंट का मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट है। सेकंड मूवमेंट क्या था, समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन था। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब आप देखो कि मैं अब आपको तीनों सीरीज के अंदर बताने वाली हूँ, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर भी बताने वाली हूँ, एक मिनट, डिस्क्रीट सीरीज में बताने वाले हैं और कॉन्टिन्यूस सीरीज में बताने वाले हैं। ठीक है, इन तीनों सीरीज को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको बताया ये केवल किसका यूज़, किसको बेस मानेगा अर्थमेटिक मीन को। अर्थमेटिक मीन दैट मीन्स आपका मीन जो आपका dx निकलेगा वो dx निकलेगा x माइनस के मीन से। इज इट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछती हूँ कि क्या आपको इंडिविजुअल सीरीज में मीन को निकालने का फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट भी और आपका इनडायरेक्ट भी? क्या आपको ये दोनों फॉर्मूले याद है, यस या नो? अगर नहीं है तो अब आपको रिकॉल हो जानी चाहिए जब मैं अब आपको करवा रही हूँ। तो डायरेक्ट में क्या था, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन था। इनडायरेक्ट में क्या था, ए प्लस के समेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन में एन था। क्या आपको ये याद है? ठीक है जी। यहाँ पे एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम। कितनी नंबर ऑफ आइटम है? ठीक है जी। अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूँ, कैसे हम मीन निकालते थे, क्या आपको वो भी याद है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में?
हम निकालते थे डिस्क्रीट सीरीज में, हमारे पास फ्रीक्वेंसी और एक्स आ जाता था, है ना। तो यही सेम एज इट इज़ पैटर्न एफ एक्स अपॉन में एन, और ये क्या होता था ए प्लस के समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन में एन। अब यहाँ पर एन का मतलब क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? ठीक है जी। इसी तरह से हमारा कंटिन्यूस सीरीज में था, कंटिन्यूस सीरीज में हमें इंटरवल्स दिए जाते थे, इंटरवल्स दिए जाते थे जिसकी मदद से हम क्या निकालते थे, मिड वैल्यू निकालते थे। क्या ये प्रोसेस आपको याद है मिड वैल्यू निकालने की? ठीक है, मिड वैल्यू से हम क्या सीरीज हो जाती थी, एक्स आ जाती थी। सेम एज इट इज़ यही फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन, और हमारा शॉर्टकट मेथड भी हमारे पास क्या रहता था, ए प्लस के समेशन ऑफ एफ एक्स एफ डी एक्स अपॉन में एन, और एक आपका शॉर्टकट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड क्या था, ए प्लस के समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन में एन इंटू आई, डी एक्स डैश निकलता था। क्या ये मैंने क्यों लिखे हैं मीन डेविएशन, मीन को कैलकुलेट करने के सभी फॉर्मूले, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में हम इन्हीं का यूज़ करने वाले हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी आपका एक आपका है डायरेक्ट मेथड है और एक आपका है इनडायरेक्ट मेथड है। इन केस ऑफ द इंडिविजुअल सीरीज, एक सेकेंड, इसको ना यही कॉलम हम बना लेते हैं, एक सेकेंड, आपको टेबल बनाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। इंडिविजुअल सीरीज है ये वाली, डिस्क्रीट सीरीज हमारे पास ये चली हुई है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज तो हमारे पास यही है। अब देखो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड क्या होगा, मैंने आपको बताया सेकंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन का स्क्वायर करना है, तो क्या है, समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन है। इज इट क्लियर? बट अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड की बात करूं, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस मुझे और चाहिए, स्पेस मुझे चाहिए, पहले हम इसको लिख लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्या रहने वाला है, समेशन ऑफ डी एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में एन, ये तो आपका एज इट इज़ है, और समेशन ऑफ, एक सेकेंड इंडिविजुअल सीरीज है तो नॉर्मल सी बात है एफ नहीं आएगा। देखो ये बात आपको भी याद रखनी है, इसलिए मुझे फॉर्मूले लर्न है। कैसे? क्योंकि मुझे पता है इंडिविजुअल सीरीज में एक्स नहीं आता है, एफ नहीं आता है, तो एफ का तो यूज़ होगा ही नहीं, तो यहाँ पर सीधा सिंपल एफ डी एक्स अपॉन में एन पूरे का स्क्वायर, अब यहाँ पर रूट। ये आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, बट मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर कैलकुलेशन करनी बहुत आसान है। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया इनडायरेक्ट मेथड से। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका डिस्क्रीट सीरीज से बात की जाए, डिस्क्रीट सीरीज से अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज से कैसे निकलने वाला है, समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड कैसे होगा, पहली बात तो ये एज इट इज लिखने है, माइनस क्या करना है, समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन में एन। यहाँ पे तो इस डी एक्स का ही स्क्वायर करना है खाली, अब यहाँ पर इस पूरे का स्क्वायर करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगे तो आसान लगेगा। इसी तरह से कंटिन्यूस सीरीज में भी समेशन ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में एन, यहाँ पे रूट लगेगा बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग अ रूट, ये आपका है सिग्मा का साइन, ठीक है। समेशन ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस के समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन में एन रूट, और यहाँ पे इसका है स्क्वायर। आसान है, आप ये कहेंगे मैडम इतना सारा फॉर्मूला। अब मैंने क्या किया है, इन्हीं को बेस मानकर मैंने ये फॉर्मूले बनाए हैं, राइट। ये देखो सिमिलर लग रहे होंगे पर थोड़ा लॉजिक लगाना है। यहाँ पर ए लगाए, यहाँ ए नहीं लगा, बिकॉज इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जब हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं डी एक्स तभी निकलता है जब हम क्या लेते हैं,
ए का यूज़ करते हैं। ए क्या होता है हमारा एज्यूम्ड मीन होता है। अब यहाँ पे एज्यूम्ड मीन क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो यहाँ पे dx है, dx निकलेगा x माइनस के मीन। पहले हमें एग्जैक्ट मीन निकालना होगा। एग्जैक्ट मीन निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना होगा। अब आपको चाहे कोई सी भी सीरीज़ दे रखी है, जो भी आपको सीरीज़ देगी आपको डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर जो मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। अब यहाँ पे देखो इंडिविजुअल सीरीज़ आपको दी हुई है, इंडिविजुअल सीरीज़ आपको नज़र आ रही है। अब इंडिविजुअल सीरीज़ की मदद से हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। मीन के लिए क्या चाहिए, मैं शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रही हूँ बच्चे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जिसके अंदर हम समीशन ऑफ x अपॉन में n यूज़ करेंगे। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं इनडायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। मुझे पहले एज्यूम्ड मीन लेना होगा। एज्यूम्ड मीन मान लीजिए मैंने ले लिया 11, ये मेरा है एज्यूम्ड मीन। तो क्या मेरा dx निकल सकता है जो मुझे चाहिए। देखो 5 माइनस के 11 करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा, 5 और 6 माइनस के 6, 8 माइनस के 11 करेंगे तो माइनस के 3, 11 माइनस के 11 करेंगे 0, 12 माइनस के 11 करेंगे 1, 3, 5 एंड दिस इज 7, ठीक है। अब ये इनका प्लस कर देना है, समेशन ऑफ dx ही मुझे चाहिए। तो यहाँ पे देखो 9 नेगेटिव के 9 और यहाँ पे ये प्लस के 9 हो गए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 7। तो अब देखो इनको पुट कर दीजिए फटाफट। 11 हमारे पास a था, dx हमारे पास 7 है, n कितना है, नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6 7 है, ओके जी। तो 11 प्लस के 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। दैट मीन्स जो हमारा एक्चुअल मीन है, एक्चुअल मीन क्या है हमारे पास 12 है। अब हम dx निकाल सकते हैं एक्चुअल मीन से, यहाँ पे हम x मीन लिखेंगे। 5 माइनस के 12 कितना हो गया, माइनस के 7, 8 माइनस के 12 कितना हो गया, माइनस के 4, 11 माइनस के 12 कितना हो गया, माइनस के 1, 12 माइनस के 12 कितना हो गया 0, 14 माइनस के 12 ये कितना हो गया 2, 16 माइनस के 12 ये कितना हो गया 4, 18 माइनस के 12 ये कितना हो गया 6। समझ में आ रहा है। अब इनको हम क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे। 49 16 1 0 4 16 36। क्या इन सबको प्लस किया जा सकता है, समेशन ऑफ dx स्केयर का प्लस किया जा सकता है। अब मैं फटाफट इसको प्लस कर देती हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पर कितना आ गया है 122 122 आ गया। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का मेरा फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ dx स्केयर अपॉन में n। ये मेरे पास क्या था, डायरेक्ट मेथड था और मैं इनडायरेक्ट मेथड से भी आपको करके दिखाऊंगी। समेशन ऑफ dx स्केयर अपॉन में n माइनस के समेशन ऑफ dx अपॉन में n का होल स्केयर। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे समेशन ऑफ dx स्केयर कितना है 122 अपॉन में 7। तो अब जैसे ही मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगी तो ये मेरे पास रूट 17.42 आने के बाद ये 4.7 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको हम इनडायरेक्ट मेथड से और करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया। अब यहाँ पर देखो समेशन ऑफ dx स्केयर, ये तो एज इट इज़ रहने वाला है 122/7 माइनस समेशन ऑफ dx। समेशन ऑफ dx लेना है, dx हमारे पास ये था, इसका समेशन करते हैं। 7 और 4 11 और 1 12 माइनस के 12 और 6 12 ये भी 12 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 अपॉन में 7, वैसे ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर अगेन वापस 0.17 अप्रोक्स यही आने वाला है। तो दोनों मेथड से सेम आएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज से। अब बात करते हैं हमारे डिस्क्रीट सीरीज से। अब देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ सेम पैटर्न से करने का, क्योंकि जो आपका अभी मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए, अगर आपको ये समझ में आए हुए हैं तो कहीं जाके आप इनको कर सकते हो। अगर आपको मीन ही निकालना नहीं आता तो नॉर्मल सी बात है, ये आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर समझना होगा, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट ये जो चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है थ्रू द डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज से डिस्क्रीट बोलते हुए क्या आ जाएगा, दिमाग में आ जाना चाहिए कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी गिवन है तो कहीं ना कहीं आपका फ्रीक्वेंसी का रोल मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
राइट। तो अब हमने क्या पढ़ा था, मीन कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी में, डायरेक्ट मेथड से, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन, क्या हमने यही पढ़ा था। और इनडायरेक्ट मेथड की बात की जाए तो समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन में एन, यहाँ पर आएगा ए प्लस, ठीक है। चलिए जी, देखो मैंने ऐसे नीचे पहले लिखे हुए थे, चलो कोई बात नहीं, मैंने दोबारा से लिख दिए हैं। ये तो हो गया मीन को कैलकुलेट करने का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। देखो समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, माइनस करना है एफ डी एक्स अपॉन में एन, फिर इसका पूरे का स्क्वायर करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने से अपने आप समझ में आ जाएंगे कि हाँ ये कैसे हो रही है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन को निकालेंगे। मीन को मैं शॉर्टकट मेथड यूज कर रही हूँ, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा इस एक्चुअल मीन को कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं ले लेती हूँ 23। अब जैसे ही मैंने 23 लिया तो क्या मेरी x माइनस के a निकल सकता है, तो ये आएगा माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 0 1 2, ठीक है। एफ डी एक्स निकालना है तो -10 -8 0 8 14, ठीक है। यहाँ से ये कट हो गया तो प्लस के 4 बच गया हमारे पास समेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो क्या मैं इसको यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, ये क्या 23 प्लस के 4 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, देखो कितनी फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या रहने वाला है, फ्रीक्वेंसी का टोटल मैं आप उसका कर देती हूँ, इसका रहने वाला है 8 और 5 13 13 और 12 25 25 और 15 25 और 15 40, यस। तो ये मेरे पास यहाँ पे 40 ही आ गया, इसको मैं कट कर सकती हूँ। 23 प्लस के 4/40, इसको 1/10, तो ये 23.1, ठीक है। एग्जैक्ट मीन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, dx निकालने वाली हूँ, dx निकालने वाली हूँ मैं। इसको ना यहाँ से इसको कट करो, एक सेकेंड, मैं इसको सीरीज में लेके आती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या लेके आने वाली हूँ, dx निकालने वाली हूँ, फिर dx का स्क्वायर, देन फिर एफ डी एक्स का स्क्वायर। अब dx मेरे पास कैसे निकलेगा, एक्चुअल मीन से, x माइनस के 23.1, क्या मेरी x क्या है 21 है, 21 में से 23.1 माइनस करूँगी, ये 1 आएगा, ये 1.1 आएगा, यहाँ पर 0.1 आएगा, एक सेकेंड, 0.1, यस 0.1 आएगा माइनस के, ठीक है। और वो कैलकुलेशन ही मेन इंपॉर्टेंट, अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 0.1 देन 0.9 देन 1.9, ठीक है, क्या। अब हम क्या करेंगे, dx का स्क्वायर करेंगे, 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 4.41, 1.1 का मैं अगर स्क्वायर करूँ तो 1.21 आएगा, ठीक है। और अगर मैं फिर आगे इसको स्क्वायर करते चली जाऊँगी तो मेरे पास 0.81 एंड 3.31 आएगा। dx का स्क्वायर निकल गया। अब मुझे क्या करना है, f से और मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि मुझे एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए। एफ डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए तो मुझे इसको f से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दैट मीन्स इस कॉलम की इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए 5 इंटू 4.1, तो ये मेरे पास आएगा 22.25 9.68 0.12 6.48 25.27, और इन सब के ऐड करने के बाद 63.60, ठीक है। क्या आपको इतना समझ में आया है, ठीक है। अब मैं इसको दोनों मेथड से निकाल के दिखाती हूँ। दोनों मेथड से कौन से है, सबसे पहले क्या करना है, ये तो आपका इनडायरेक्ट मेथड हो गया। डायरेक्ट मेथड कौन सा था, समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, राइट। इसके हिसाब से तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। 40 डिवाइड, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हमारे पास एफ डी एक्स की कमी है। एफ, इसको मैं रेड पेन से करूँगी क्योंकि ये हमारा अलग से फॉर्मूला है, एफ डी एक्स से है, क्योंकि एफ डी एक्स हमें चाहिए। अब डी एक्स अपने पास है, एफ ये रहा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखो
इनको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2.1 मल्टीप्लाई 5, तो ये मेरे पास आएगा 10.5, ठीक है। देन उसके बाद 1.1 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8.8 आएगा। देन उसके बाद 1.2 आएगा, देन उसके बाद 7.2 आएगा, देन 13.2 आएगा, 13.3 आएगा। इन सब का टोटल करेंगे तो ये मेरे पास 0 ही आएगा। क्यों? आपने मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था अगर मैं एज्यूम्ड मीन से dx निकालूं और फिर मैं उसका समेशन करूं तो वैल्यू कोई ना कोई या तो पॉजिटिव में आ सकती है, नेगेटिव में आ सकती है ना। अगर मैं dx निकालूं विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल मीन, जो आपका मीन निकला है, वहाँ पर dx का समेशन हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। आप करके भी देख सकते हैं, मैंने इसको बहुत बार प्रूफ किया है। देखो अब मैंने क्या किया, एक्चुअल मीन निकाली, 23.1 निकाला, 23.1 से मैंने dx निकाला, देन उसके बाद मैं इसको सॉर्ट आउट कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं इनका समेशन जो क्या होगा, हमेशा 0 ही आएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है, हमने बहुत बार प्रूफ भी की है। देन इसको हम पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। अब देखो जैसे ही मैं 63.60 डिवाइड 40 से मैं करूँ तो मेरे पास आएगा √1.59, और मैं इसको अगर और ज़्यादा सोल्व करूँ तो ये मेरे पास आएगा 1.26। इज इट क्लियर? यहाँ से भी यही आंसर आने वाला है, 1.26। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखो स्टेप लिखे हुए क्या क्या करने हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है, उसके हिसाब से फिर वे सभी पॉइंट्स निकालते जाइए। अब मुझे एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो पहले मैंने डी एक्स निकाला, डी एक्स का फिर मैंने स्क्वायर किया, देन उसके बाद मैंने एफ के साथ मल्टीप्लाई किया। ध्यान से सुनो, पहले मैंने क्या किया, डी एक्स निकाला, डी एक्स के बाद मैंने डी एक्स स्क्वायर निकाला, डी एक्स स्क्वायर निकालने के बाद मैंने एफ डी एक्स स्क्वायर किया। ये नहीं है कि मैंने पहले डी एक्स निकालने के बाद सीधा मैंने इसको डी एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दी, ये आपका गलत है, ठीक है। अब डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मीन को कैलकुलेट करना। मीन कैसे कैलकुलेट होगा, ये शॉर्टकट मेथड है, ए प्लस के समेशन ऑफ डी एफ डी एक्स अपॉन में एन, ठीक है। इससे हमारे क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं हम। कैसे? जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया 1.26, इसको हम 23.1 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमने मीन से निकाला है, तो एज इट इज़ सेम पैटर्न है जैसे हमने मीडियन में पढ़ा था। मीडियन का कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन निकालना है तो उसी को से डिवाइड कर दीजिए जिससे आपने क्या किया है, मीन के अंदर dx को निकाला था। अब यहाँ पे मीन को यहाँ पे निकाला है, तो 1.26 डिवाइड 23.1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.0545, ठीक है। अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करूँ, वेरिएशन में क्या हो जाता है कि आपका डिवाइड मल्टीप्लाई में 100 आ जाता है। दैट मीन्स इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 5.45% आ जाएगा, 45%। अब जैसे ही कोएफिशिएंट की बात आ जाती है ना, तो दैट मीन्स रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि इससे संबंधित आपकी यहाँ पे वैल्यू अलग थी, हमने क्या किया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। 5.45% हमारे पास क्या आई है, गैप नज़र आ रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, अब हम कंटिन्यूस सीरीज़ की ओर बढ़ रहे हैं। कंटिन्यूस सीरीज़ में मीन को निकालना है, सबसे पहली बात आपको आना चाहिए। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, समेशन ऑफ एफ एम अपॉन में एन। आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन में एन ए प्लस का। स्टेप डेविएशन भी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास आई हमारा नया रोल अदा करता है, जिसके थ्रू हम डी एक्स डैश को निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं स्टेप डेविएशन यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं मीन को निकालूंगी, तो मीन को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये सभी आइटम्स चाहिए। ए प्लस के समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश अपॉन में एन इंटू आई। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ए को निकालूंगी। ए जो हमारे पास एज्यूम्ड है, तो एज्यूम्ड इनमें तो नहीं निकलने वाला, कहीं ना कहीं मुझे मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू कैसे निकलती है, लोअर लार्जेस्ट वैल्यू प्लस में अपर वैल्यू
लोअर वैल्यू प्लस में अपर वैल्यू अपॉन में 2, तो 0 प्लस के 10 अपॉन में 2 तो कितना आएगा 5, 10 प्लस के 20 अपॉन में 2 कितना आएगा 15, 20 प्लस 30 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 25। तो इस तरीके से आपका सारा निकल जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो मैं इसमें से कोई भी एक अज्यूम्ड मीन मान लेती हूँ। 25 मैंने मान लिया अज्यूम्ड मीन, तो क्या मैं dx निकाल सकती हूँ x माइनस के 25। तो यहाँ पे देखो माइनस के 20 माइनस के 10 0 10 20, ठीक है। अब dx डैश निकालना है। dx डैश का मतलब क्या है, इसको हम i से डिवाइड करेंगे। i का मतलब क्या है, इंटरवल के बीच का गैप होता है। गैप कितना है 10 10 का गैप है, तो इन सबको हम 10 10 से डिवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर? ठीक है जी। जैसे मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगी माइनस के 2 माइनस के 1 0 1 2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए। एफ डी एक्स डैश निकल जाएगा, एफ डी एक्स डैश चाहिए हमें। तो एफ मेरे पास ये था, डी एक्स डैश ये आ चुका है। तो 3 गुना में माइनस के 2 माइनस का 6, 5 गुना में माइनस का 1 माइनस के 5, 8 गुना में 0 0, 3 गुना में 1 3, 1 गुना में 2 2। इनको प्लस करेंगे, माइनस के 11 ये आ गया है प्लस के 5, तो माइनस के 6 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा समीशन ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर, एफ डी एक्स। ठीक है जी। अब इसको हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे मीन को निकालने के लिए, क्योंकि मैंने सब कुछ निकाल दिया है। तो ए हमारे पास क्या था 25 प्लस -6, ठीक है। और एफ का टोटल क्या है, सी एफ निकाल के कर सकते हैं, 3 8 16 19 और ये क्या है हमारे पास 20 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 20 है इंटू 10, कट गया माइनस के 3, दैट मीन्स 25 माइनस के 3 इज इक्वल टू 22। 22 हमारे पास क्या है, हमारे पास एग्जैक्ट मीन है हमारा, क्या है एग्जैक्ट मीन। तो इसकी हेल्प से अभी तक तो हमने क्या किया है, पिछला रिवाइज किया है, स्टैंडर्ड सेंट्रल टेंडेंसी वाला जो चैप्टर है वो रिवाइज किया है, मीडियन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं इन द केस ऑफ द कंटिन्यूअस सीरीज। अब मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। मैंने मीन निकाल लिया है, 22 मेरा आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगी। मैंने मीन किस मेथड से निकाला, क्या मुझे बता सकते हो, स्टेप डेविएशन से निकाला। अब इसी मेथड इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज़ करूँगी। अब मैंने क्या किया है, डी एक्स डैश का यूज़ किया, अब फॉर्मूले में भी डी एक्स डैश का ही यूज़ होगा। इसलिए कह रही हूँ, अगर आप जो मेथड मीन को निकालने के लिए यूज़ करें वही मेथड फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन में आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो मैंने क्या निकाला, समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन में एन, समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन में एन। ये वैल्यू आपके पास है, समेशन ऑफ एफ डी एक्स माइनस के 6, एन कितना है 20। क्या ये आपके पास आ चुकी है, हमें केवल अब ये निकालनी है 20। अब हमें ये निकालना है, डी एक्स डैश का स्क्वायर निकालना है। अब सबसे पहले जो डी एक्स डैश था उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 1 0 1 4। अब हमें एफ डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एफ के साथ देखो क्या है, 3 × 4 12, 5 × 1 5, 8 × 0 0, 8 × 1 3 × 1 1 एंड 4 × 1 4। इनको मैं प्लस करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 17 20 4 24। क्या मेरे यहाँ निकल गया है, मुश्किल है कुछ भी नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा, मेरे को अब मुझे ये यकीन है सभी बच्चों को भी नहीं लग रहा होगा। अब यहाँ पे 24 आ गया, ठीक है। इसका क्या निकालना है, हमें रूट निकालना है, बीच में माइनस। क्या मैं 24 को डिवाइड कर दूँ, अब जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास 1.2 आया है, माइनस के 0.3 का स्क्वायर आया है। कैसे, मैंने माइनस के 6 को 20 से डिवाइड किया तो 0.3 आया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.009 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1.2 माइनस के 0.09 लिख देती हूँ। देन कैलकुलेट करने के बाद इंटू में आई भी तो है बच्चे, ये कौन याद रखेगा, मैं, आपको भी रखना है। देन इसके बाद 1.11 × 110। अब मैं इसको यहाँ से इस रूट को भी सोल्व करूँगी तो 1.11
का रूट, तो ये आ जाएगा 1.053 इंटू 10, तो ये 10.53 हमारे पास क्या आ चुका है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन अच्छे से करना, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास स्टैंडर्ड आ गया है। स्टैंडर्ड निकालने के बाद हम क्या निकाल लें, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड निकाल सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे, 10.53 जो हमारे पास स्टैंडर्ड आया, मीन क्या था हमारे पास 22 है। जब जैसे ही मैं 10.22 को डिवाइड करूँगी तो 4786.47 ये आएगा। जैसे ही मैं इसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालूंगी तो इंटू में 100 आ जाएगा, राइट। 10.53 अपॉन में 22 इंटू 100 इज इक्वल टू 47.86 परसेंटाइल आएगा। क्या ये आपको इतना पैटर्न समझ में आया? स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट टाइम करोगे थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है वो आप भूलने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट रह गया हमारा क्वार्टाइल डेविएशंस। क्वार्टाइल डेविएशन का भी क्वेश्चन हम फटाफट सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर। क्वार्टाइल डेविएशन, अब मैंने बताया क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है कि पूरे डाटा को आप क्या करते हो, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हो। 4 पार्ट में कैसे होगा, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे जो डंडे लगे जिनकी मदद से आप पूरे डाटा को डिवाइड कर पाए, ये क्या है, Q1, Q2, Q3। क्या आपको मीडियन का एक फॉर्मूला याद है तीनों सीरीज के अंदर, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। एक मिनट अभी रुको, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने क्या पढ़ाया था कि n प्लस के 1/2 होता है। सबसे पहले क्या करोगे, इस चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करोगे, देन उसके बाद क्या करोगे, उसे n प्लस के 1/2 से डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, n प्लस के 1/2, बट यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ आइटम नहीं होता। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, CF निकालते हैं। CF निकालने के बाद हम यहाँ से n का टोटल ले लेते हैं, इसकी नंबर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लेते हैं, देन n/2 करते हैं। बट कंटिन्यूस सीरीज में हम CF तो निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा बिल्कुल ठीक है, बट n/2 करते हैं। अब यहाँ पे 2 क्यों किया, रीज़न बताया था मैंने, क्यों, क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होता है कि पूरे डाटा को आप क्या कर रहे हो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। दैट्स वाई आई एम डिवाइड दिस वन बाय 2, n/2 n+/2। ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट और ये कंटिन्यूस सीरीज में। बट इन केस मैं अगर क्वार्टाइल डेविएशन यूज़ करने जा रही हूँ, क्वार्टाइल डेविएशन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो नॉर्मल सी बात है, क्वार्टाइल का मतलब क्या है कि पूरे डाटा को आपने क्या कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो n+1/4 n+1/4 n/4, ये तो किसकी वैल्यू निकल कर आएगी, ये किसकी वैल्यू निकल कर आएगी, Q1 की आएगी। Q2 की कैसे निकलेगी, Q2 की निकलेगी सामने इंटू में 2, n+1/4 2 इंटू n प्लस के 1/4 2 इंटू n/4। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। Q3 कैसे निकलेगी, Q3 हमारे पास निकलेगी 3 इंटू n प्लस के 1/4 3 इंटू n प्लस के 1/4 3 इंटू n प्लस के 1 प्लस के 1 नहीं 3 इंटू n/4। क्लियर है? मीन्स कि जो निकालते जा रहे हो, यहाँ पे Q1 निकाला, तो अब मैं इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आंसर यही रहने वाला है। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मैंने Q2 निकाल रही हूँ। 3 से इसलिए क्या, क्योंकि Q3 निकाला जा रहा है। अब इन्हीं का यूज़ करना है हमें, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डिस्पर्जन निकालना है। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, गैप निकालना है। गैप किस में निकालोगे, लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट में। अब यहाँ पे देखो Q3 माइनस के Q1 हमारा क्या रहने वाला है, फॉर्मूला रहने वाला है। इज इट क्लियर? और जो आपकी जो Q2 की वैल्यू है वो ऑलवेज मिड वैल्यू के मीडियन के इक्वल होगी।
क्यों? क्योंकि जब हम पूरे डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इसी के अंदर हम मान लीजिए ये क्वार्टाइल को मैं अगर डिवाइड कर रही हूँ तो 1 2 3 4, तो ये मीडियन और Q2 की वैल्यू ऑलवेज इक्वल होगी। तो हम ये कह सकते हैं मीडियन इज इक्वल टू Q2। यस ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं। क्या ये पैटर्न समझ में आया आपको? ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं। देखो क्वार्टाइल का मतलब मैंने लिखा भी हुआ है। क्वार्टाइल का मतलब होता है कि किसी डाटा को क्या करना कि 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, क्वार्टाइल को 4, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, Q1 Q2 Q3 से, Q1 Q2 Q3 से। और जो Q2 होता है वो हमारे मिड वैल्यू के मीडियन के इक्वल होता है, जिसे हम M से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। और क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस के Q1 अपॉन में 2, क्योंकि 2 आइटम्स ले रहे हैं, दैट्स वाई वी हैव टू बी टेक द 2। ओके, नेक्स्ट क्या है, अगर आपसे इंटर क्वार्टाइल पूछा जाए, इंटर का मतलब क्या होता है कि आपसे हाफ की बात की जा रही है, हाफ की बात नहीं की जा रही, तो नीचे 2 नहीं लगेगा। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल की बात की जाए तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जैसे कि रेंज के अंदर हमने किया था, रेंज के अंदर हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू माइनस के स्मॉलेस्ट वैल्यू, अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की बात की जाए तो L माइनस के S, L प्लस के S। क्लियर है? ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसकी मदद से आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल सीरीज का मैंने एग्जांपल लिया है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या मैंने आपको अभी बताया कि हर सारी की सारी सीरीज को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फर्स्ट स्टेप। ठीक है जी, क्या है, ये आपको डाटा गिवन था, हमने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर से उसको डिफाइन कर दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6 7। दैट मीन्स हमारी n कितने हैं, 7 है। फॉर्मूला क्या था, n प्लस के 1 बाय क्वार्टाइल है, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 7 प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल टू 8 बाय 4, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, 2 आएगा। अब यहाँ पर देखो 2 वैल्यू सेकेंड पॉइंट पे क्या है, 4 है। इज इट क्लियर? यहाँ पर मेरे पास Q1 की वैल्यू निकल आ चुकी है, सेकंड पे क्या वैल्यू है, मेरे पास 4 है, तो Q1 मेरे पास क्या है, 4। इसी तरह से हम Q3 निकाल सकते हैं, Q3 में वही वैल्यू पुट करनी है। देखो यहाँ पे 7 प्लस के 1 बाय 4, तो यहाँ पे 8 बाय 4 इंटू 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 इंटू 6, ये मेरे को लग रहा है मिस्टेक है, दिस इज़ अ टोटली मिस्टेक जो मैं करवा रही हूँ। उनको देखो 6 है, 6 नंबर पर देखो कौन सी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5 6, 12 आ रही है। ठीक है, Q3 क्या निकली मेरे पास, 12 निकली है। तो फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस के Q1 अपॉन में 2, तो देखो 12 माइनस के 4 अपॉन में 2, 8 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 4 हमारे पास क्या आया है, क्वार्टाइल के अंदर डेविएशंस आया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होगा, आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, राइट। फ्रीक्वेंसी के अंदर मैंने अभी आपको देखो समझाया है, अभी मैंने रिसेंट अभी आपको बताया है केवल 2-3 मिनट पहले कि क्वार्टाइल में डिस्क्रीट सीरीज़ में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। नज़र आ रहा है CF निकालना, तो हम इसके अंदर भी सबसे पहले क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। इसी तरह से हम कंटिन्यूस सीरीज़ में CF निकालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे। CF कैसे निकालेंगे, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 8 24, 20 प्लस 4 12, 34 36, 36 प्लस 16 46 एंड 52, 52 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 59, 59 प्लस के 5 64, 64 प्लस के 4 68। इज इट क्लियर? 68 हमारे पास क्या आया है, n आया है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो 68 प्लस 1 अपॉन में 4 क्या है, 69 बाय 4, तो मैं इसको अगर मैं सोल्व करूँ 69 बाय 4 तो ये 17.25 आ रहा है। अब ये देखो CF के अंदर 17.25 कहाँ लाई करता है, मैम मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है 17. ये यहाँ लाई करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस वाली सीरीज़ के अंदर आता है। तो मेरे पास जो क्वार्टाइल Q1 क्या है, 6 है,
इसी तरह से क्याऊ 3 निकालेंगे, क्याऊ 3 में क्या होगा 3 इंटू, बाकी तो हमारे पास सेम है तो क्या मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 3 इंटू 17.25, तो ये मेरे पास आ गया है 51.75। 51 देखो कहाँ लाई करता है, 51 मैम इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो क्या मैं इसको अंडरलाइन कर दूँ, ये मेरा क्याऊ 3 आ गया। क्याऊ 3 के अंदर सोल्व करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, फॉर्मूला याद है सबको, क्याऊ 3 माइनस के क्याऊ 1 अपॉन में 2, तो क्या है 8 माइनस के 6 अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है तो इन दोनों की प्लस कर दीजिए, अपॉन में क्याऊ 3 माइनस के क्याऊ 1 अपॉन में क्याऊ 3 प्लस के क्याऊ 1, दैट्स इट। अगर मैं यही बात कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर निकालूँ तो कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होगा, इसमें भी सबसे पहले CF निकलेगा 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 12 25, 25 प्लस 8 33, 33 प्लस 7 40, एन कितना है मेरे पास 40 अपॉन में 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 10 आया है। यस अब आप ये देखो CF के अंदर 10 कहाँ लाई करता है, इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो हम इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे, राइट। ये हमारी क्या हो जाएगी लोअर लिमिट हो जाएगी, L1 हो जाएगा, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और ये हमारे पास CF हो जाएगा, ठीक है। और I हमारे पास क्या है 10 है, सबकी वैल्यू को फटाफट पुट कर दीजिए। ओके सब मैंने पुट किया हुआ है, चलो कोई नहीं। यहाँ पर देखो क्या है L कितना था 10 प्लस 10 माइनस 8 ही था ना, अच्छा 5, एक सेकेंड, -5 अपॉन 8 इंटू 10, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 10 प्लस के 5 अपॉन में 8 इंटू 10। इसको अगर मैं प्रॉपर सॉल्व करूँ तो 10 प्लस के 5 अपॉन में 10 इंटू 10, तो यहाँ पर 10 तो एज इट इज़ प्लस में रहने वाला है, तो ये 6.25 आ जाएगा, तो 10 16.25 है। इज इट क्लियर। तो ये मेरे पास क्या आई है क्याऊ 1 की वैल्यू आई है। इस तरह से हम क्याऊ 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्याऊ 3 में क्या होगा कि यहाँ पे n/4 के साथ साथ यहाँ पे 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई होते ही तो क्या आ जाएगा, पेन का कलर चेंज करते जिससे आपको क्याऊ 3 नजर आएगा। जैसे ही मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब 30 देखो CF में कहाँ लाई करता है, 30 देखो CF में यहाँ लाई करेगा, तो मैं इस लाइन को अंडरलाइन कर दूँ। तो इस केस में क्याऊ 3 के केस में L यहाँ पे ये F हमारे पास 8 है, फ्रीक्वेंसी CF हमारे पास ये रहा और I हमारे पास एज इट इज़ 10 है। तो क्या मैं इसको पुट कर सकती हूँ, येस ऑफ कोर्स। चलो पुट करते हैं। ये कितना था 30 प्लस 30 माइनस के 25 अपॉन 8 इंटू 10 कितना आया 30 प्लस 5 अपॉन में 8 इंटू 10। इस पूरे को सॉल्व करेंगे 30 प्लस के 5 डिवाइड 8 इंटू 10, तो ये भी आएगा 6.25। तो क्या 30.25 आ गया। इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ कर देती हूँ। क्याऊ 3 माइनस के क्याऊ 1 अपॉन में 2 30.25 माइनस के 16.25 अपॉन 2, राइट। जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास 20/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 10। तो 10 मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 मेरे पास क्वार्टाइल के अंदर डेविएशंस निकल के आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल आप इससे अपोजिट कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला आपको पुट करना है, ठीक है। इज इट क्लियर। उम्मीद करते हैं जो आपको ये जो चैप्टर है मेजर ऑफ डिस्पर्जन कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसके अंदर और कौन सा मेथड रहता है, मेरे हिसाब से लोरेंज कर्व रहते हैं मेरा। एक सेकेंड हम चेकआउट करते हैं। देखो हमने फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन कर लिया है, सेकंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन कर लिया है, थर्ड मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन कर लिया है, क्वार्टाइल डेविएशन कर लिया है। यस लोरेंज कर्व रहता है। लोरेंज कर्व को हम बुक में से देखेंगे। ये आपकी कंप्लीट बुक, अगर आप बुक की PDF भी लेना चाहते हैं, ये सभी मैंने इलिस्ट्रेशन जो है ये मैंने अभी करवाए हैं आपको। इनमें से भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम पहुंचते हैं अपने लोरेंज कर्व पर। ये ऐसे करते हैं, लोरेंज कर्व हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ करेंगे, ठीक है। यस लोरेंज कर्व हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। बट मैं क्या करूँ भाई, अगर आपको डीपली समझना है तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही लगेगा।
उम्मीद करते हैं ये जो चैप्टर मैंने आपको समझाया है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको इनके चैप्टर्स के प्रीवियस चैप्टर्स देखने हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए हैं, इनका सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, ठीक है। और इनकी स्पेशल प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है, आप वहाँ पर भी जाके विजिट कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।